हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है भाई, कहाँ गया ये रहा। हमारा बैच प्रयास वाला ये रहा भैया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहिए। करें भाई, फिनिश करें, है ना। आज हमारी जो है पढ़ाने की तो लास्ट क्लास है। हाँ, उसके बाद रिवीजन में आते रहेंगे, वो भी आप चाहेंगे तो, है ना। अगर आप चाहेंगे ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप में से जो है बहुत सारे बच्चे जो है वो रिवीजन करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है। रिवीजन की वीडियो के नीचे ना कोई बता रहा है कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। मेरे को लग रहा है बच्चों को सब कुछ आता है। तो भैया नहीं करवाएंगे फिर रिवीजन, है ना। आपका समय प्रेशियस है, उसकी वैल्यू को देखते हुए बंद ही कर देंगे रिवीजन फिर। तो फिर रिवीजन एंड प्रैक्टिस शीट को ना थोड़ा सीरियसली लो। कम से कम उसके नीचे ये तो लिखो कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। वो भी नहीं लिख सकते तो भैया बता दो हमें ना। हमारे, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो हमारे पास भी टाइम नहीं है यार, है ना। रिवीजन प्रैक्टिस शीट 6 में कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे, बाकी सब एकदम बढ़िया। ठीक है। चलो पहले इसको खत्म करते हैं, है ना। छोटा सा चैप्टर है यार, नो ब्रेनर चैप्टर है। याद करने वाली कुछ चीजें हैं, याद कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि इस चैप्टर में आसान चीजों में से क्वेश्चन कहां पे आएगा, डिफिकल्ट चीजों में से क्वेश्चन कहां पे आएगा। उतना का ही अपना दिमाग लगाना है, उससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है। अगर एनसीईआरटी सामने खोल के बैठ सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं बैठ सकते मैं बताता जा रहा हूं, नोट बाद में करिएगा, ठीक है। सिर्फ समझ लीजिए, वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब देखिए जरा, सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ड्रग्स का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो लाइनें बना के, है ना, जो सूंघने की आप कोशिश करते हैं, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर ड्रग्स का मतलब क्या है, कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगा बाय इंटरेक्टिंग विद द माइक्रोमोलेक्युलर टारगेट। समझा रहे हैं। कोई भी सब्सटेंस बॉडी के अंदर जाएगा, कोई टारगेट होगा, उसके साथ इंटरेक्ट करने के बाद हमारी बॉडी में कोई रिस्पांस जनरेट होगा, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रग। जो बॉडी में जाएगा, माइक्रोमोलेक्युलर टारगेट के साथ इंटरेक्ट करेगा, कोई रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम, ड्रग्स, ठीक है सर। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स को क्लासिफाई किस बिहाफ पे किया जाता है, ठीक है। किस बिहाफ पे किया जाता है, कोई कारण भी तो होगा। सबसे पहला है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सर ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, किसी का सिर दर्द हो रहा है, उसके लिए वैरायटी ऑफ ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल हो, ठीक है। सिर दर्द का मतलब है कि पेन हो रहा है, तो एक पेन किलर जो है वो कई तरह की प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है आप, ये देखो, ये लिखा हुआ है एनाल्जेसिक शोज पेन किलिंग इफेक्ट। अगर कहीं पे भी पेन हो रहा होता है, चाहे लेग्स में हो रहा हो, आर्म्स में हो रहा हो, ठीक है, कोई भी एनाल्जेसिक ले लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ यार वो पेन जो है वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक,
किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीसेप्टिक आपको पता ही है, कहीं पे जख्म वगैरह कुछ हो जाता है, ठीक है, चोट वगैरह लग जाती है, तो उसमें सबसे पहले एंटीसेप्टिक ही लगाया जाता है। जी 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 जी। हाँ, ये तो हो गया फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बिहाफ पे कि वो ड्रग बॉडी में जाएगी और वो किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। लाइक अगर एंटीसेप्टिक लगाई गई है जख्म के ऊपर तो वो किल करेगी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अगर आपने किसी एनाल्जेसिक का इनटेक किया है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, पेन को रिमूव करेगी। तो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हो रहा है, पहला है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। जैसे हिस्टामाइंस है, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है, सूजन हो जाती है, ठीक है। हिस्टामाइंस हमारी बॉडी में क्या कॉज कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। कई तरह के ड्रग्स होती हैं जो एक्शन ऑफ हिस्टामाइन को ब्लॉक कर देती है। मैं रिपीट कर देता हूं, हिस्टामाइंस हमारी बॉडी में, ठीक है, कई तरह की इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह को कॉज कर देती हैं। कई तरह की ड्रग्स ली जाती हैं जो ये एक्ट ऑफ हिस्टामाइन है इसको ब्लॉक कर देंगी। ये लिखा हुआ है, ऑल एंटीहिस्टामाइंस इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामाइंस। हिस्टामाइन जाके जहां पर अपना सूजन वगैरह कॉज करेगा उस प्रोसेस को क्या कर देंगी, बंद कर देंगी, तो ऑब्वियसली सूजन वगैरह होनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जी जी, एंटीसेप्टिक के एग्जांपल बता रहे हैं बच्चे, डेटॉल, सेवलॉन, सही कह रहे हैं। पहला फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बिहाफ पे, सेकंड ड्रग के एक्शन के बिहाफ पे, तीसरा स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। कई पर्टिकुलर ड्रग्स की एक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसमें थोड़ा 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 चेंज किया जाता है और उनका इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है। इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है, मैं रिपीट कर देता हूं, कई ड्रग्स की, मेडिसिन की एक पर्टिकुलर टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसमें थोड़ा थोड़ा डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं, उसके थोड़ा थोड़ा चेंज किया जाता है, बट उन सबका काम ऑलमोस्ट सेम रहता है। जैसे ये लिखा हुआ है यहां पर, ये देखो, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड की स्ट्रक्चर बना रखी है, आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। इस पेपर में, सॉरी, इस चैप्टर में से अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन बनेगा तो वो स्ट्रक्चर्स में से ही बनेगा, और कहीं पर मुश्किल क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। एक बार आपने पढ़ रखा है, बस आपने रिवाइज कर रखा हो, एग्जाम में आएगा, आप बड़े आराम से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड में ये आर ग्रुप देख रहे हो, ये आर ग्रुप, ये बार बार आर ग्रुप क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था, सॉरी बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था, अमाइनो एसिड्स में आर ग्रुप क्या होता जा रहा था, चेंज होता जा रहा था, जिससे अलग अलग अल्फा अमाइनो एसिड बनते जा रहे थे। यहां पर भी ऐसा ही होगा, सल्फोनामाइड में क्या होगा, ये आर ग्रुप क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, आर ग्रुप चेंज होता जाएगा, अलग अलग टाइप के सल्फोनामाइड्स बनते जाएंगे जिनका ऑलमोस्ट सबका इफेक्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। ये रहा सल्फोनामाइड्स का कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो दे रखी है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। मैं रिपीट कर देता हूं, हमने चार तरह के पढ़े हैं। पहला फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल कि वो किस प्रकार की दवाई है, क्या एनाल्जेसिक है तो पेन किलर होगी, अगर एंटीसेप्टिक है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को किल करेगी, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा कि ड्रग्स अंदर जाएंगी और किसी पर्टिकुलर चीज के एक्शन को ब्लॉक कर देंगी, जैसे एंटी हिस्टामाइन में बताया, हिस्टामाइन कहीं जाके ऑब्वियसली क्या करता था, सूजन कॉज करता था, उसके एक्शन को ही ब्लॉक कर देंगी। तीसरा, स्ट्रक्चर के भी हाफ पे डिपेंड करता है, अगर स्ट्रक्चर सेम होगी ड्रग्स की तो उनका इफेक्ट बॉडी के अंदर जाके भी क्या होगा, सेम होगा। एग्जांपल सल्फोनामाइड दे रखा है। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। ये क्या करेंगी, ये ड्रग्स बॉडी के अंदर जाएंगी और किसी एक पर्टिकुलर टारगेट पे जाके ही, वहां जाके ही आई मीन इंटरेक्ट करेंगी, वहीं पर जाके जो है वो उस प्रॉब्लम को क्या करेंगी, सॉल्व करेंगी, ठीक है। ड्रग्स पोसेसिंग सम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स मे हैव सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन टारगेट। मान लेते हैं ये कोई ड्रग है, इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है और ये लीवर में जाके कहीं पे इफेक्ट डालती है। सिमिलरली अगर आपने कोई दूसरी ड्रग यूज करी, उसमें भी अगर अल्कोहलिक ग्रुप है तो वो भी लीवर में ही जाके उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जाके, उस टारगेट पे जाके वही काम करेगी जो पहले वाली कर रही थी, ठीक है। These target molecules और drug targets are usually biomolecules such as कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गए, प्रोटीन हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, लिपिड हमारे सिलेबस में है नहीं, प्रोटीन्स हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ चुके हैं। ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, क्वेश्चन कम ही आता है वैसे ड्रग टारगेट इंटरेक्शन से, पर बताना है तो बताना है भैया, ठीक है।
ड्रग टारगेट, मेरे ख्याल से पूरे 2021 में इतनी सारी शिफ्ट्स हुई थी जेई मेन की, ज़्यादा नहीं तो पता ही है आपको कि कम से कम 20 से ऊपर शिफ्ट्स तो थी, शायद 1 या 2 में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, बाकी इसके अलावा जो है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। ड्रग टारगेट इंटरेक्शन में से थोड़ा कम ही आता है। सुनिए आराम से है क्या ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। क्या यार, कोई आपने मेडिसिन ली जिसको हम ड्रग बोल रहे हैं, ठीक है, वो बॉडी के अंदर गई, वो अंदर जाके ऑब्वियसली किसी ना किसी प्रॉब्लम को क्या करेगी, सॉल्व करेगी। सॉल्व कैसे करेगी भैया, जो टारगेट होगा, टारगेट मतलब जहां पर भी वो, मान लेते हैं एनाल्जेसिक लिया हमने, एनाल्जेसिक का मतलब आपको पता ही है पेन किलर होता है, ठीक है, तो ये ड्रग अंदर गई, जहां पर वो पेन कॉज हो रहा है, जहां पर वो पेन कॉज हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं पेन कॉज क्यों हो रहा है। पहली बात तो पेन कॉज क्यों हो रहा है मैं वो बता देता हूं आपको। एंजाइम होगा और सबस्ट्रेट होगा, एंजाइम होगा, सबस्ट्रेट होगा, ये दोनों आपस में मिले होंगे, ये फिक्स फॉर्म में होंगे ऐसे, ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो ये फिक्स फॉर्म में होंगे, और यही प्रॉब्लम को क्या कर रहे होंगे, कॉज कर रहे होंगे। मान लीजिए आपको सिर दर्द हो रहा है, वो इसी कारण हो रहा है, ठीक है, मैंने लेट किया है, ठीक है। अब क्या किया आपने, ड्रग डाली, ये ड्रग इस तरह से इस एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करेगी कि वो पेन के इफेक्ट को जो आपको हो रही है उसको खत्म किया जा सके। यही ड्रग और टारगेट का इंटरेक्शन है। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी, कोई बताने वाली है नहीं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स का काम क्या होता है, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, बताइए, और उनको एंजाइम भी बोलते हैं, जो कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम इन द बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और इनको रिसेप्टर्स भी बोला जाता है, ठीक है, लिखा हुआ है एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, वो तो पता ही है सर, कोई बताने वाली बात ही नहीं। अब सुनो, कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। ये मेरे बच्चे एंजाइम है, और एंजाइम के बीच में ये जो ग्रूव नजर आ रहा है ना, ये जो ग्रूव नजर आ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट में ये एंजाइम है, यहां पर हर एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है, जहां पर आके सबस्ट्रेट फिक्स हो जाता है, और दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मैं शुरू से रिपीट कर देता हूं, ये एक एंजाइम है, एंजाइम के अंदर जगह होती है जिसमें सबस्ट्रेट आके क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, और जो बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और यही वो हमारी प्रॉब्लम को कॉज कर रहा है, यही हमारी प्रॉब्लम को कॉज कर रहा है। अगर हम किसी तरीके से सबस्ट्रेट को एंजाइम पर ना पहुंचने दें, अगर हम किसी तरीके से सबस्ट्रेट को एंजाइम तक ना पहुंचने दें, ठीक है, कोई भी तरीका हो सकता है वो, ठीक है, ये ना पहुंचेंगे तो जो हमें वो पेन हो रही थी, मान लेते हैं सिर दर्द हो रहा था, वो नहीं होगा। फर्स्ट फंक्शन जो होता है एंजाइम का इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स हैव एक्टिव साइट्स, बता दिया, जिसके अंदर सबस्ट्रेट आके बैठता है सुटेबल पोजीशन पे, सो दैट इट कैन बी अटैच्ड बाय रिएजेंट इफेक्टिवली, ठीक है। सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से जुड़ता कैसे है सर, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते कैसे हैं, या आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हो सकती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है। सेकंड फंक्शन जो है एंजाइम का इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप्स दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। सुनो सुनो सुनो, सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है एंजाइम का, ऐसे फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करना दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। सुनो सुनो सुनो, मान लो ये दोनों मिलके, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो ये दोनों आपस में मिलके एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। सबस्ट्रेट में मान लेते हैं अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये हमें पता क्या प्रोवाइड करेगा, ये एंजाइम क्या प्रोवाइड करेगा सर, ये हमें प्रोवाइड करेगा दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिडिक मीडियम, ये अल्कोहल हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम हो गया, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, एस्टर बना लेंगे। समझ आ गई लाइन। देखिए सर,
हाँ कुछ भी हो सकता है, एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकता है। सुनिए अब जरा, ड्रग का और एंजाइम का इंटरेक्शन कैसे होगा, ध्यान से सुनना। ड्रग वो है जिसको आपने अब अपनी बॉडी में लिया है, आपको कोई पेन हो रहा था, अब वो नहीं होगा। कैसे नहीं, मान लेते हैं एनाल्जेसिक लिया आपने, तो ऑब्वियसली वो आपके पेन को किल करेगा, पेन को रिड्यूस करेगा। कैसे करेगा, किसी ना किसी तरीके से वो जो एंजाइम और सब्सट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था उसको बनने से रोकेगा, उसको बनने से रोकेगा। सर कैसे रोकेगा, अब वो देखिए जरा। ड्रग्स कैन इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम कर सकता है। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, कम करना, ठीक है। कैसे, दे कैन ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। एक मिनट रुकना यार, हाँ सॉरी बेटा, ठीक है, एक मैसेज करना था। अब बात करते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, मैं बताता हूं कैसे होगा। क्या आपको पता है ये एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है जहां पर आके सबस्ट्रेट बैठता था, यस सर। अगर अगर सबस्ट्रेट के बैठने से पहले ही ये ड्रग आके यहां पे बैठ गई, तो क्या आपको ये बात समझ आ गई, कंपटीशन हो गया ना, दोनों में कंपटीशन हो गया, ठीक है। या तो वो सबस्ट्रेट आके यहां पे बैठेगा और वो सिरदर्द वगैरह होगा, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, और यहां ये ड्रग यहां पे आगे बैठेगी। अगर ड्रग उस, ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी, ठीक है। अगर ये ड्रग यहां पर आके बैठ गई, अगर ये ड्रग यहां पे आके बैठ गई, तो आपको पता है जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। बोलिए, हाँ, सबस्ट्रेट को निकालकर फेंक देगा और खुद बैठ जाएगा। लिखा ही होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करती हैं फॉर देयर अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सबस्ट्रेट को कहती है तू पीछे हट, एक और तरीका है नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है, नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक बच्चा अपने मार्क्स बता रहा है, उसने कोई एनटीए का टेस्ट दिया है, बाकी बच्चे उससे पूछ रहे हैं कि तूने कौन सा टेस्ट दिया, कौन सा नहीं दिया, कितने नंबर आए, इतने नंबर कैसे आ गए। भाई साहब आप क्लास ले रहे हैं, थोड़ी सी शर्म रखिए, मतलब कि ना 45 दिन बचे हैं, सिर्फ 45 दिन बचे हैं। थोड़ा, मैं उस बच्चे को गलत नहीं कह रहा हूं जिसने अपने मार्क्स बताया, वो मुझसे बात कर रहा है, ठीक है, वो मुझसे बात कर रहा है। आप में थोड़ी शर्म बची है बाकियों में, जो उससे पूछ रहे हैं कि आपके कितने मार्क्स आए, कैसे आए। तुम्हें क्या पता वो कौन है, कौन नहीं है, बच्चा है नहीं है, क्या वो तुम्हें डीमोरलाइज कर रहा है या तुम उससे मोटिवेट हो रहे हो, क्या क्लास चल रही है ना यार, थोड़ी मतलब कि एक बेसिक है ना, एक होती है बेसिक शर्म, एक होती है एडवांस शर्म, ठीक है। बेसिक वाली शर्म कर लो बेटा, है ना, एसिडिक तो होगी नहीं तुमसे। पता नहीं कहां कहां से इकट्ठे हो जाते हैं। यही यही सोच जब आप लास्ट ईयर रिजल्ट आया था जेई मेन का या जेई एडवांस का, यही सोचा था, यही सोचा था जिस कंडीशन में आज हो, यही सोचा था, यही सोच के लिया था ड्रॉप, नहीं ना, इससे बेटर कंडीशन में होने के लिए। और तुम्हें लगता है चैट करके इसमें तुम उससे बेटरमेंट की तरफ जा रहे हो यार। 45 दिन यार, 45 डेज, इट विल मूव लाइक, है ना, ब्लिंक ऑफ एन आई, है ना, आंखें बंद करके आंखें खोलोगे 45 दिन गायब हो जाएंगे। तो थोड़ी शर्म कर लो यार।
इंसान सोचता है लास्ट क्लास है, किसी को क्या कहना है, बट आपको डर लगता है यार, एज ए टीचर आपको डर लगता है। आप, मैं सच कह रहा हूं, एज ए टीचर आपको डर लगता है कि अगर किसी को 45 दिन पहले भी शर्म नहीं आई है, क्योंकि वो तो देख नहीं पा रहा, उसकी आंखों के आगे तो चश्मा आ चुका है ना, उसको तो लग रहा है 45 दिन में तेरा भाई देखिए ऐसे तैयारी करेगा, चाहे मैं चैटिंग ही कर रहा हूं, अभी क्लास ओवर होगी, ऐसे ऐसे मम्मी ऐसे ऐसे नजर उतारेंगी मेरी और मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, फिर 45 दिन बाद सीधा मेरा रैंक 1, है ना। बट आपको पता है सच्चाई क्या है एज ए टीचर, ठीक है, आपको पता है कि अगर अभी भी इसी चीजों में लगे रहे तो हालात बड़े खराब होंगे रिजल्ट के। चलिए 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 चलिए, इग्नोर मारते हैं इनको, क्योंकि ये तो पूरे साल से नहीं बदले। अगले साल मिलते हैं बेटा फिर, ठीक है, प्रयास में। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव क्या है, पहले वाले में क्या हुआ था, जो एक्टिव साइट थी वहां पर ड्रग जाके खुद बैठ गया था, बेचारे सबस्ट्रेट को मौका ही नहीं मिला वहां जाके बैठने का, ठीक है। अब ये दूसरा तरीका क्या है, ड्रग क्या करेगा, एक्टिव साइट पे जाके नहीं बैठेगा, ड्रग जो है वो एक्टिव साइट पे जाके नहीं बैठेगा, ये कोई और साइट होगी जिसे बोलेंगे हम एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट पे जाके बैठेगा, थोड़ा पेन चेंज कर ले, एलोस्टेरिक साइट पे जाकर बैठेगा और एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देगा। रिपीट कर रहा हूं दूसरी बार, खुद जाके बैठेगा किसी और साइट पे, एक्टिव साइट पे जाके नहीं बैठेगा, उस साइट को बोलेंगे हम एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट पे बैठने से एक्टिव साइट की शेप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है सर, चेंज कर दिया। अब क्योंकि एक्टिव साइट की शेप क्या हो गई है, चेंज हो गई है, अब इसमें आकर एंजाइम, सॉरी वो जो सबस्ट्रेट है वो बैठ ही नहीं सकता, फिट ही नहीं हो सकता, क्योंकि फिट होने के लिए ऐसी शेप होनी चाहिए ना जिसमें वो फिट हो सके। अब वो शेप जो एक्टिव साइट की क्या हो गई है, चेंज हो गई है, अब उसमें आके वो बैठ ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली जो भी उसका काम था वो नहीं कर पाएगा। जैसे पेन कॉज कर रहा था, पेन कॉज नहीं कर पाएगा। These drugs do not bind to the enzymes active site, एक्टिव साइट के साथ नहीं बैठती हैं, जुड़ती हैं, rather bind to a different site of enzyme जिसको बोलते हैं हम एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। और ऐसा करने से शेप ऑफ एक्टिव साइट चेंज हो जाती है, जिससे अब सबस्ट्रेट जो है वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता, मतलब कि पहचान ही नहीं पाता, उसमें फिट नहीं हो पाता। वो है ना, वो डायलॉग है ना, इफ यू कांट चेंज द गर्ल, बस वही किया उसने, है ना। रिसेप्टर्स एट ड्रग टारगेट्स, ये पूरी की पूरी जो शेप बनी हुई है एनिमल सेल की बनी हुई है, इसका ये छोटा सा हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है यहां पर, ये स्मॉल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रिसेप्टर है। थोड़ा पेन, ये रिसेप्टर है। सबसे पहली बात, ये रिसेप्टर का काम क्या है, कैसे काम हो रहा है वो सुनिए। इसी इतने छोटे से पार्ट को हमने क्या किया हुआ है, जूम किया हुआ है, ये पार्ट है, ठीक है। सर इसका काम क्या है, काम बताइए आप। ये काम कर रहा है केमिकल मैसेंजर की तरह। क्या, ड्रग आएगी, यहां पर ये बाइंडिंग साइट लिखा हुआ है, बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर, बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर के साथ, बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर के साथ जुड़ेगी, यहां पर ये यहां पे जुड़ेगी, और यहां से अपना जो मैसेज उसको देना है वो पूरे के पूरे सेल को दे देगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ड्रग आएगी, इस बाइंडिंग साइट के साथ जुड़ेगी, बाइंडिंग साइट, ये एक्टिव साइट कह लो, बाइंडिंग साइट कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, यहां पर जुड़ेगी और अपने मैसेज को पूरे के पूरे सेल को दे देगी, विदाउट एंटरिंग द सेल, विदाउट एंटरिंग द सेल। लिखा भी हुआ है नेक्स्ट पेज पे, डायग्राम भी बना हुआ है। ये डेफिनेशन जो अभी मैंने पिछले पेज पे बोली वो यहां पे लिखी भी हुई है। क्या, केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स, ये वो केमिकल्स होते हैं बॉडी में थ्रू विच ए मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स, केमिकल मैसेंजर्स होंगे क्या, वो केमिकल होंगे जो के दो न्यूरॉन्स के बीच में मैसेज को
ट्रांसफर कर रहे हैं या न्यूरॉन और मसल के बीच में मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं। कैसे, ये देखो जरा, ये रहा वो केमिकल मैसेंजर, ये रहा वो केमिकल मैसेंजर जिसको हमने पिंक कलर से शो कर रखा है। ये रही वो रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट, यहां पर जुड़ेगा, यहां पर ये जुड़ेगा, बाइंडिंग साइट के साथ जुड़ेगा, और ये देखिए ये रहा वो मैसेज। ये वाला हिस्सा इंटीरियर ऑफ सेल है, यहां पर है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ है ये वाला हिस्सा। कौन से वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। सो बाहर से ही केमिकल मैसेंजर आया, यहां से जुड़ा, और जो भी मैसेज देना था वो पूरे सेल को यहां से दे देगा। केमिकल मैसेंजर आया, बाइंडिंग साइट से जुड़ा, जो भी मैसेज देना था यहां से दे देगा, फिर निकल जाएगा। लो भाई, शीट आ जाएगी बेटा, शीट बन भी गई हुई है, इवन 1-2 दिन हो गए बनी हुई है, बट उसका पीडीएफ आना था। मैं आज ही क्लास खत्म होने के बाद सबसे पहले उसका पीडीएफ मंगवाता हूं, क्योंकि पीपीटी आ चुकी है मेरे पास, पीडीएफ नहीं आया हुआ। आपको तो पीडीएफ देना होता है ना। जी बेटा, ड्रग्स का काम कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल एक्शन, दे आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ द मैसेज इज रिक्वायर्ड। समझ गए हो? ड्रग्स जो कि रिसेप्टर साइट पे जाके बैठ जाती हैं और मैसेज को, जो मैसेज देने आया था ना, वो उसको क्या कर देती हैं? ब्लॉक कर देती हैं। उसे बोलेंगे एंटागोनिस्ट। ठीक है, और ये क्या है? ये ड्रग्स जो है मिमिक करती हैं, मिमिक मतलब होता है एक्टिंग करती हैं उसकी, नेचुरल मैसेंजर की, बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर एंड आर यूजफुल व्हेन देयर इज लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर। क्या बोला? एंटागोनिस्ट क्या है? ये वो ड्रग्स होती हैं जो रिसेप्टर साइट पे जाके खुद बैठ जाती हैं, खुद बैठ जाती हैं। ठीक है, और जो भी वो केमिकल मैसेंजर था उसके एक्शन को क्या कर देती हैं? इनहिबिट कर देती हैं, कम कर देती हैं। ये कब यूजफुल होती है? जब हमें मैसेज नहीं भेजना होता, मैसेज नहीं भेजना होता। एंटागोनिस्ट यानी कि वो पेन का मैसेज आता था सेल को, अब वो पेन का मैसेज ही नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं तो ऑब्वियसली पेन होगी नहीं। एगोनिस्ट, दीज ड्रग्स मिमिक द नेचुरल मैसेंजर, ये नेचुरल मैसेंजर की तरह एक्टिंग करती हैं और रिसेप्टर को क्या कर देती हैं? स्विच कर देती हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा, जो ड्रग टारगेट इंटरेक्शन था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम इस चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की ड्रग्स, उनके इफेक्ट क्या होंगे, उनके इफेक्ट क्या होंगे और उनके एग्जाम्पल क्या होंगे। अलग अलग टाइप की ड्रग्स, उनके इफेक्ट क्या होंगे, उनके एग्जाम्पल क्या होंगे। कहीं कहीं पर स्ट्रक्चर की भी रिक्वायरमेंट होगी, जहां जहां पर होगी वो मैंने सामने बना रखी है। ठीक है, इस चैप्टर को आप चाहें एज ए स्टूडेंट विदाउट स्ट्रक्चर तो 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं। देखिए, मैं पढ़ाना होता है, मुझे चीजें 4-4 बार रिपीट करनी पड़ती हैं। आपको थोड़ा, आप तो बस एक बार नोट्स बन गए अगर, तो बस 1 घंटे के अंदर फिनिश कर सकते हो विदाउट स्ट्रक्चर। सिमिलरली पॉलीमर्स भी जो कल पढ़ाया गया है, 1-1.25 घंटे के अंदर आप खत्म कर सकते हो। सिमिलरली उससे पहले कौन सा पढ़ाया गया था? वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ाया गया था, उसको तो पक्का 1 घंटे के अंदर फिनिश कर सकते हो। ठीक है, 3 घंटे के अंदर 3 चैप्टर आराम से फिनिश किए जा सकते हैं। अब देखो ना, ये जो आपका है ना, जो लाड, प्यार, मूड, ये सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। दे हैव 0 वैल्यू, है ना। मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे ये चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा, ये चैप्टर में मुझे स्ट्रक्चर क्यों याद करनी पड़ेगी, इस चैप्टर में इतने फॉर्मूले क्यों हैं, मुझे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं समझ आ रहा, मैं दोबारा नहीं देख पाऊंगा उसे, ये इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। दे हैव 0 वैल्यू। अब काम है वॉर करने का, लड़ाई करने का, है ना। पता है ना, यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है। क्या आपको लग रहा है जो अनफॉर्चुनेटली जो यूक्रेन में फंसे हुए लोग हैं या जो रशिया में भी होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वॉर होती है तो दोनों तरफ का ही नुकसान होता है। ठीक है, क्या वो लोग जो होंगे इस समय ये सोच रहे होंगे, अरे यार अब रिलैक्स करते हैं यार, आराम से बैठते हैं यार बेड पे, ठीक है, बाहर बम बज रहे हैं, कोई बात नहीं यार, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है ऐसी सिचुएशन है उन लोगों की? नहीं है ना। इस समय हालात खराब है, बहुत खराब है। तो आप भी यही सोचिए कि अगले 45 दिन है, ये जो आपका मन है, जो आपका मोबाइल है, ठीक है, एक्सेप्ट क्लास को यूज करने के अलावा
आपका मन है, आपका मोबाइल है, आपके दोस्तों के साथ आपका टाइम है, इनके लिए समय है ही नहीं, है ही नहीं। मन को तो मार ही लो भैया, अगले 45 दिन के लिए मन को कहीं निचोड़ के, उसमें से जितना भी मन है निचोड़ के उसे कहीं किसी कूड़े के डिब्बे में डाल दो। 45-50 दिनों बाद अपना मन निकालना, फिर उससे पूछना तेरा अच्छा बता क्या मन कर रहा है, क्या वीडियो गेम खेलनी है, चल आज 2 घंटे वीडियो गेम खेलते हैं। अच्छा आज इंस्टाग्राम पे 5 घंटे बैठना है, चल आज इंस्टाग्राम पे 5 घंटे बैठना, सब करना, मना नहीं करूंगा मैं, कुछ भी करने को मना नहीं करूंगा, बट अगले 45 दिन के लिए मन नहीं है, ठीक है। जो काम ये लग रहा है ना, आपको पता है ना, ये 4 चैप्टर जो हमने कराए हैं, मैंने बोला था ये बहुत आसान, और मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, जब मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा था, ऐसा नहीं है कि मैंने अब 4 चैप्टर को पढ़ाया मैंने तब बोला, मैंने शुरू से इनऑर्गेनिक में बोल दिया था। तो इनमें मन को नहीं देखना है, इनमें नंबर्स को देखना है ना। मन जो है 300 नंबर में से एक भी नंबर नहीं देके जाएगा, नंबर जो है वो आपके रैंक देके जाएंगे। चारों चैप्टर्स को घोल के जितनी जल्दी पी लोगे उतने अच्छे रहोगे, और अगर बहाने मारने वालों में से हो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। एनसीईआरटी से कर लेना आर्यन। एक बच्चा कह रहा है सर 45 डेज नहीं है, 3 जुलाई तक मन को मारना है, पहले 45 दिन तो मार लो। 95% बंदे तो ये 45 दिन नहीं काम नहीं कर पाएंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं, तुम्हारे बैच की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे ऑल ओवर इंडिया 95% से ज्यादा लोग ये 45 दिन नहीं कर पाएंगे। और छोड़ यार, तू 45 दिन छोड़, मैं आज क्लास खत्म करूंगा, वो पूरे दिन में नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इतना आसान होता तो सभी लोग ना कर लेते यार, इतना आसान है नहीं ना, दुनिया सोचती है कि इतना आसान है, इतना आसान है नहीं। मुझे सोचो कितना बुरा लगा होगा, वो रिवीजन एंड प्रैक्टिस शीट के नीचे यार संख्या ही बहुत कम थी यार, हमें लगा हम तो जान मार रहे हैं यार, और बच्चों पे कोई असर ही नहीं है यार। बेटा बिल्कुल ही गधे हो क्या। एक जना अब पूछ रहा है, कह रहा है सर आपके नोट सफिशिएंट हैं क्या। कहां से आए हो बेटा, पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। एंटा एसिड, सर एंटा एसिड्स होते क्या, पहले सुनिए जरा। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज पेन एंड इरिटेशन एंड इन सिवियर केसेस कॉजेज अल्सर आर डेवलप्ड। बता रहा हूं, आराम से सुनिए। क्या हमारी बॉडी में एसिड, स्टमक के अंदर एसिड का सीक्रेशन होता है, यस। वो अगर ओवर मतलब कि बहुत ज्यादा जो है वो एसिड का सीक्रेशन हो तो हमें क्या लेने पड़ते हैं, एंटा एसिड लेने पड़ते हैं उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये तो वैसे तो अगर स्टमक में एसिडिटी होती है तो आपको पता ही है अनकंफर्टेबल होता है, ठीक है, वो तो पता ही है। बट अगर ये बहुत ज्यादा डेवलप हो और बहुत प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक डेवलप हो तो ये अल्सर्स भी कॉज कर सकते हैं। एक बात सर, एंटा एसिड है क्या, यही जो एसिड पेट में एक्सेस में प्रोड्यूस हो गया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लेते हैं। सर इनके एग्जाम्पल बता सकते हो, घर पे आपने देखे होंगे बेटा, इनो, डाइजीन, जेलोसिल वगैरह ऐड देखी होगी, कुछ ना कुछ गैसोफास्ट, इस तरह से कोई ना कोई नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, ठीक है। सर इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, आप घर पे कोई भी इनो होगी, कोई भी इस तरह की जेलोसिल वगैरह होगी, उसके कंटेंट्स देखिएगा, डेफिनेटली उसमें मेटल हाइड्रोक्साइड्स तो होंगी ही। और मैं बता भी देता हूं कौन सी मेटल हाइड्रोक्साइड होंगी, या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन होगा, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगी, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगी, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगी, ठीक है। अब सुनिए, यहां तक तो बात हो गई, दैट इज एंटा एसिड्स के बारे में, ठीक है। अब सुनिए, एक ड्रग है जिसका नाम क्या है, सिमेटाडाइन, टैगामेट भी बोलते हैं उसे, ठीक है। ये डिस्कवर करी गई, विच, ध्यान से सुनना, विच वाज यूज्ड टू प्रिवेंट द इंटरेक्शन ऑफ हिस्टामाइन विद रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल that resulted in the release of lesser amount of acid। ध्यान से सुनो, हिस्टामाइन का एक काम तो मैंने बता दिया था कि ये शरीर में सूजन कॉज करता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। और देखिए जरा हिस्टामाइन का एक और काम, ध्यान से देखना, हिस्टामाइन का एक और काम क्या है,
ये सिमेटिडाइन करती क्या थी, जो हिस्टेमाइन है रिसेप्टर्स के साथ स्टमक वॉल में जब इंटरेक्ट करता था, रिपीट कर रहा हूं, हिस्टेमाइन रिसेप्टर्स के साथ स्टमक वॉल में इंटरेक्ट करता था, वहां से निकलता था एसिड, वहां से निकलता था एसिड। सिमेटिडाइन क्या करती है, ये जो हिस्टेमाइन है, ये जब रिसेप्टर के पास जा रहा होता है उसको ब्लॉक कर देती है, उसको ब्लॉक कर देती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हिस्टेमाइन ये रिसेप्टर के साथ जाके मिलता था और क्या निकलता था, एसिड निकलता था। तो ये कॉज हो गया एसिडिटी का, कॉज, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो ड्रग है सिमेटिडाइन, ये क्या कर देती है, उसके पाथ को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने का मतलब है हिस्टेमाइन जो है रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर ये नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब बहुत ज्यादा एसिड निकलेगा ही नहीं। अगर एसिड निकलेगा ही नहीं तो आपको पता है, अगर एसिड निकलेगा ही नहीं तो आपको पता है, ठीक है, कि हमने कॉज ही खत्म कर दिया एसिडिटी का। क्या, कॉज ही खत्म कर दिया। यहां पर तो क्या था, एसिड बना था, बस उसी को क्या कर रहे थे, न्यूट्रलाइज कर रहे थे। यहां पर हम कॉज के ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। क्या हिस्टेमाइन का काम समझ आ गया सबको? हाँ, एंटी हिस्टेमाइन है ये, बिल्कुल। सिमेटिडाइन जो है एंटी हिस्टेमाइन है, बिल्कुल समझ आ गया जी। यही लिखा हुआ बेटा, देख रहे हो, एंटी हिस्टेमाइन। हिस्टेमाइन एक पोटेंट वेसोडिलेटर होता है, वेसोडिलेटर होता है वो क्या बोलेंगे आप उसे यार, आर्टरीज वगैरह की, आर्टरीज वीन्स वगैरह की आप क्या बोलेंगे, थिकनेस वगैरह को चेंज करने वाला। इट हैज वेरियस फंक्शन, कई और काम भी होते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है, इन द ब्रोंकाई एंड गट एंड रिलैक्सिंग अदर मसल्स इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। वही ब्लड वेसल ही बोलना था, पोटेंट वेसोडिलेटर। हिस्टेमाइंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेजल कंजेशन के लिए, है ना, जुकाम वगैरह के लिए, और कॉमन एलर्जिक वगैरह, कॉमन एलर्जी वगैरह होता है ना, कई लोगों को छींकें ही आनी शुरू हो जाती हैं जब भी सीजन वगैरह चेंज होता है। तो ये रहा हिस्टेमाइन। सर इसकी स्ट्रक्चर कैसे याद करेंगे? क्या आपने हिस्टेडीन की स्ट्रक्चर हमने याद करवा रखी है आपको अमाइनो एसिड्स में? वो हिस्टेडाइन पता कहां पे है मेरे ख्याल से, ये हो गया NCC, हाँ यहां पर है COH, NCC, हाँ ये है COH, ये हिस्टेडाइन है। अगर मैं यहां से COH हटा दूं तो ये बन गया जी हिस्टेमाइन। आपको स्ट्रक्चर हिस्टेमाइन की याद हो गई? हो गई। सिमिलरली सिमेटिडाइन की भी स्ट्रक्चर आपको याद करनी है, रेनिटिडाइन की भी करनी है। नहीं कर सकते हैं, मोटी मोटी चीजें जरूर याद रखिएगा। जैसे मैं बताता हूं मोटी मोटी चीजें क्या है, जैसे हिस्टेमाइन में कहीं पर भी डाइसल्फाइड लिंकेज नहीं है, रेनिटिडाइन में भी है और सिमेटिडाइन में भी है, ठीक। और देखो डिफरेंस, देखो क्या सिमेटिडाइन में ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये इसी का डेरिवेटिव है, ये हिस्टेमाइन का ही डेरिवेटिव है। देख रहे हो ना यार, ये वाला इतना पोर्शन तो सेम ही है ना, तो ये इसी का डेरिवेटिव है, बट ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, ये फ्यूरॉन का डेरिवेटिव है। और कोई चीज क्या पूछी जा सकती है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन पूछे जा सकते हैं। ये अब टफ क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही है, आसान की बात नहीं हो रही। आसान का तो बस क्या था, नाम याद करना था, आसान क्वेश्चन हो गए। टफ क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही है, ठीक है, जो कि 10 शिफ्ट्स में से किसी एक शिफ्ट में आएगा, बस जिस भी शिफ्ट में आएगा वो रैंकर्स प्रोड्यूस करके जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली 99.99% बच्चे नहीं करके आते हैं। आप खोल के देखिए, इस चैप्टर के PYQs इस तरह से लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन क्लोरमफेनिकोल, ठीक है, और आंसर वही बताना है 0 1 2 3, या इंटीजर टाइप होगा तो आपको टाइप करना है। और क्लोरमफेनिकोल की स्ट्रक्चर ही नहीं दे रखी, तो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो गया, मतलब ये रैंकर प्रोड्यूस करने वाला क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल वगैरह तो सारी दुनिया याद करके जाएगी, आप भी याद करके जाएंगे, कोई भी बच्चा याद करके जाएगा, ठीक है। चलिए। तो इस तरह की चीजें आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। क्या कहीं पे कायरल कार्बन नजर आ रहा है? मुझे तो इसमें कोई भी कायरल कार्बन नजर नहीं आ रहा, मुझे तो इसमें भी नजर नहीं आ रहा। मैं कायरल कार्बन की बात कर रहा हूं, यहां पर भी मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें पूछी जा सकती। नेक्स्ट सुनिएगा, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। ऑब्वियसली जो आपके
न्यूरॉन्स वगैरह पे काम करते हैं, यानी कि दिमाग से रिलेटेड जो ड्रग्स वगैरह यूज की जाती हैं। सबसे पहला है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए यूज की जाती हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। सर ये क्या होती हैं? पहली बात तो ये मैसेज ट्रांसफॉर्म मैकेनिज्म को क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं। अब कैसे करती हैं वो हमने पढ़ा था ना, केमिकल मैसेंजर्स एंड रिसेप्टर्स, ठीक है। एग्जांपल क्या है ट्रैंक्विलाइजर्स के? एक तो ये एग्जांपल दे रखे हैं, ये माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। किसके लिए यूज होते हैं? टेंशन को रिड्यूस करने के लिए काम होते हैं। एक्वानिल ये भी एक ट्रैंक्विलाइजर है, ये डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के काम आता है। एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए, ये रहा, ये रहा, ये रहा। पूरी स्ट्रक्चर नहीं याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कम से कम इतना जरूर कर लें कि इनके अंदर जो है कायरल कार्बन कहां है। नहीं तो आप ध्यान से अगर देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पोर्शन देखो और ये पोर्शन देखो, दोनों का सेम है। चेक करके देख लो, NH2 CO CH2, C के ऊपर CH3, फिर CH2 OCO NH2, ठीक है। इसके नीचे बस मिथाइल लगा हुआ है, यहां पर नीचे जो है वो आप क्या कहेंगे? N प्रोपाइल लगा हुआ है। मिथाइल लगा होगा तो इक्वानिल है, और अगर N प्रोपाइल लगा होगा तो मैप्रोबेमेट है, ठीक है। ये रहा, ये एग्जाम्पल्स है बेटा। एग्जाम्पल तो पक्का याद होने ही चाहिए। स्ट्रक्चर याद कर जाओगे तो मैंने बोला ये रैंकर्स का काम है, पहले सिलेक्शन लो फिर रैंकर्स वाले काम करो। और भी एग्जाम्पल है, जो एनसीईआरटी से लिए हमने ये सारी स्ट्रक्चर्स। टॉपिक वही चल रहा है, दैट इज न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स ही पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, एक बच्चे ने और अच्छा क्वेश्चन पूछा, थोड़ा पीछे चलते हैं, पहले उस बच्चे के बारे में बात करते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इसने ये बोला कि बताओ सर हिस्टेमाइन जो है वो क्या कौन सा कार्बोलामाइन टेस्ट देगा कि नहीं देगा। मैंने मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन करवाया भी है। किस में करवाया है? बायोमोलिक्यूल में करवाया, जो होमवर्क डिस्कशन वगैरह होता है ना उसमें वो होता है। देखो जरा, प्राइमरी अमीन है ये, कार्बोलामाइन टेस्ट देगा। यहां पर कहीं पर भी आपको प्राइमरी अमीन नहीं नजर आ रहा, ये नहीं देगा। यहां पर भी आपको कहीं पर भी प्राइमरी अमीन नहीं नजर आ रहा, ये नहीं देगा। तो इन तीनों में से कोई यही क्वेश्चन आ सकता है, बताओ भाई कौन कार्बोलामाइन टेस्ट देगा? ये देगा, खत्म। जो अब पढ़ने लगे आप, दीज आर बेसिकली हिप्नोटिक ड्रग्स। हिप्नोटिक कहने का मतलब है जो स्लीप को प्रोड्यूस करती हैं ताकि आपका टेंशन थोड़ा कम हो जाए और स्लीप वगैरह अच्छे तरीके से आ जाए। इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? दैट इज डेरिवेटिव ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड। एग्जांपल दे रखे हैं, वेरिनल हो गया, माइटल हो गया, ल्यूमिनल हो गया, सेकुनल हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्लास है ट्रैंक्विलाइजर्स का। ये डेरिवेटिव्स होते हैं, इनके जो बार्बिट्यूरिक के एसिड के डेरिवेटिव होते हैं उनको बोलते हैं बार्बिट्यूरेट्स। ये हिप्नोटिक होते हैं। हिप्नोटिक का मतलब मैंने अभी बता ही दिया कि स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और एग्जांपल दे रखे हैं, वैलियम दे रखा है, सेरोटोनिन दे रखा है, ये ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। एनसीईआरटी से करेंगे चैप्टर, बहुत ही आसान रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक। वैसे डेफिनेशन तो मैंने पहले भी बता दी थी। एनाल्जेसिक है क्या? ये पेन को रिलीव करते हैं, मतलब पेन को कम से कम रखते हैं। एनाल्जेसिक, दे रिड्यूस और एबोलिश पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कंफ्यूजन, पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। मैं रिपीट कर देता हूं। एनाल्जेसिक है क्या? ऑब्वियसली पेन को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, बिना बेहोश किए हुए, मेंटल कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, डिजीनेस वगैरह ना हो, इन कोऑर्डिनेशन, मतलब कि कोई इधर उधर ना झूले, है ना, नशे में ना आ जाए, पैरालिसिस ना हो और किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो नर्वस सिस्टम की। ये दो तरह के होते हैं एनाल्जेसिक, एक होते हैं नॉन नार्कोटिक, एक होते हैं नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक ये नॉन एडिक्टिव होते हैं। नॉन एडिक्टिव, इनकी आदत नहीं पड़ती है। अगर आपने इनको लेना शुरू भी कर दिया, आप इनको बड़े आसानी से छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं? एस्पिरिन हो गया, पैरासिटामोल हो गया। आपको शायद पता है या नहीं पता है, अमेरिका में ना ये क्या बोलेंगे, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द करेक्ट वर्ड फॉर इट। इंग्लिश में एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है, शायद ओपन काउंटर ड्रग्स बोलते हैं इन्हें। ओपन काउंटर कहने का मतलब है इनको परचेज करने के लिए किसी भी तरह की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। और तो और एस्पिरिन, अमेरिकन कल्चर की बात कर रहा हूं मैं, सही और गलत में क्लासिफाई नहीं कर रहा हूं। एस्पिरिन वहां पे कॉमन ड्रग है। कॉमन ड्रग कहने का मतलब है लोग खरीदते हैं, एक लाइक वहां पर बॉटल्स में आते हैं ये कैप्सूल्स,
खरीदते हैं और रोज शाम को एस्पिरिन लेते हैं, रोज शाम को एस्पिरिन लेते हैं, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, इसी कारण ये गलत नहीं है, बस एक फील गुड फैक्टर देती है कि बॉडी में भाई थके हुए आए हैं, एस्पिरिन लेते हैं तो थोड़ा सा उससे फर्क पड़ जाता है। हमारे यहाँ भी ये ओपन काउंटर ड्रग्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रिस्क्रिप्शन देखते ही नहीं केमिस्ट, जो कि गलत है, देखनी चाहिए, ठीक है, बट हमारे यहाँ भी ये ओपन काउंटर ड्रग्स है, ठीक है। अब देखिए नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ठीक है, एग्जाम्पल मॉर्फिन हो गया और उसके होमोलोगस हो गए, लाइक हीरोइन हो गया, कोडीन हो गया, ये सारी हैबिट फॉर्मिंग है, इनका इनटेक नहीं करना चाहिए। बट हाँ, बाहर के कल्चर में ये भी बहुत कॉमन है, इंडिया में भी कॉमन है, बट बाहर तो बहुत ही ज्यादा बुरे हालात हैं जिनके बारे में हम अभी बात नहीं करना चाहते। वापिस आ रहे हैं, सर इनकी स्ट्रक्चर कैसे याद होगी? आप जरा ध्यान से देखिए, इतना पोर्शन तीनों ड्रग्स में सेम है, देख लो, चेक कर लो, आराम से देख लो। वैसे मैंने थोड़ा गलत बना दिया, गलत नहीं, मुझे कहना चाहिए था इतना पोर्शन सब में सेम है। देखो, ये देखो, देखो, है ना सेम। अब आपको बस ये चीजें याद करनी है, इधर भी OH, इधर भी OH, तो वो मॉर्फिन है, दोनों तरफ एसीटेट है तो वो हीरोइन है, एक तरफ ईथर है दूसरी तरफ OH है तो वो कोडीन है। एस्पिरिन ज्यादा क्वांटिटी में लेने पर किडनी को हर्ट कर सकती है, जी कर सकती है। एंटीमाइक्रोबियल्स, दे डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट डेवलपमेंट और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, क्या लिखा हुआ है, पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स जैसे सच एज बैक्टीरिया, बता रहा हूं, फंजाई, वायरस। सुनिए, आराम से सुनिए और समझिए क्या लिखा हुआ है। एंटी माइक्रोबियल्स होंगे क्या, जो भी माइक्रोब्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, वायरस हो, कुछ भी हो, ये एंटी माइक्रोबियल क्या करेंगे, उन्हीं के इफेक्ट को या तो उनको प्रिवेंट करेंगे या उनको किल करेंगे, या प्रिवेंट करेंगे या किल करेंगे। लिखा हुआ है दे डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट डेवलपमेंट और इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। कौन कौन है माइक्रोब्स? जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वहां पर वायरस लिखा हुआ है, या और कई पैरासाइट्स हो गए, ठीक है। इसमें सबसे पहला है एंटीबायोटिक्स। इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन यही है, आपको पता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स लिख के दे देते हैं, जो कि गलत है, नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस पैदा होना शुरू हो गया है और आज से 30-40 साल बाद ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज करेगा। एंटीबायोटिक्स ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि इन्फेक्शन वगैरह को, जो कि लो टॉक्सिसिटी के होते हैं, उनको क्योर करने के लिए दी जाती हैं, ह्यूमंस में या एनिमल्स में। सबसे पहले इनको वो केमिकल सब्सटेंस कहा गया था, जब डिस्कवरी हुई थी तब इनको ये बोला गया था ये बनाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जाती हैं, बॉडी में जाने के बाद ग्रोथ को प्रिवेंट करती हैं या किल करती हैं। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। बनाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जाती हैं लैब में, और जब बॉडी के अंदर चली जाती हैं तब ग्रोथ को प्रिवेंट करती हैं या किल करती हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इसमें से जो हमारे काम का है बस मैं उसी को हाईलाइट करूंगा, क्योंकि पूरा का पूरा एनसीईआरटी से लिया हुआ हमने ये, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। द सर्च फॉर द केमिकल्स जो कि बैक्टीरिया को किल कर सके बट होस्ट को कुछ ना कहें, वो स्टार्ट हुई 19th सेंचुरी में। सबसे पहला कौन सा पर्सन था? साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, जो कि जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर, अभी दिखाएंगे भी, in order to produce less toxic substances for the treatment of syphilis। सबसे पहले इन्होंने यही स्टार्ट किया था। इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, एक जो ड्रग ली आर्सेनिक बेस थी, ठीक है, और किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करी? साइफिलिस के लिए। उन्होंने एक मेडिसिन का डेवलपमेंट करी, नाम आपके सामने लिखे हुए, जिसका कॉमन नेम है सेल्वारसन, ठीक है। इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला 1908 में। ये पहला इफेक्टिव ट्रीटमेंट था साइफिलिस के लिए। ऑल्दो साल्वारसन
टॉक्सिक होती थी ह्यूमन बींग्स के लिए, बट इसका इफेक्ट बैक्टीरिया पर जो होता था, जो कि साइफिलिस कॉज करता था, वो ज्यादा होता था देन ह्यूमन बींग्स। मतलब कि ऑब्वियसली साइफिलिस जो कॉज हो रही थी, जिस भी बैक्टीरिया से कॉज हो रही थी, उसको खत्म तो करता था, बट हमारी बॉडी पे भी इसका कोई ना कोई बैड इफेक्ट होता था इस ड्रग का। एट द सेम टाइम ये काम कर रहे थे एजोडाइज के ऊपर। किसके ऊपर लिखा हुआ है? एजोडाइज के ऊपर। और फिर वाकई में ये पाया गया, देखो पहली वाली जो ड्रग थी, जो आर्सेनिक बेस थी, वो हमारे लिए भी थोड़ा पॉइजन की तरह काम करती थी, माइल्ड पॉइजन की तरह काम कर सकती थी, माइल्ड टॉक्सिक होती थी, ठीक है। बट फिर इन्होंने क्या पाया कि जो आर्सेनिक में प्रॉपर्टी होती है, एजोडाई में भी सेम प्रॉपर्टी होती है। एजोडाई क्या होता है पता ना? एन डबल बॉन्ड एन, इधर भी कोई ग्रुप लगा होगा, उधर भी कोई ग्रुप लगा होगा, ठीक है। और इन्होंने वाकई ऐसा किया, ड्रग दोबारा बनाई, अब की बार जहां पर आर्सेनिक था वहां पर एजोडाई लगा दी, ठीक। और फिर करके देखा कि क्या वो बैक्टीरिया जो है, जो कि साइफिलिस को कॉज करता था, क्या उस पर इफेक्ट कर रही है? डेफिनेटली इफेक्ट कर रही है। देखिए जरा, द आर्सेनिक लिंकेज प्रेजेंट इन द रिजेंबल्स द एजो लिंकेज। आर्सेनिक एटम की जगह उन्होंने क्या लगा दिया? नाइट्रोजन लगा दिया बस। टिश्यूज पे कलर भी आ रहा था बाय डाई सिलेक्टिवली, वो तो आएगा ही आएगा, पता ही है एजोडाई का कोई ना कोई पर्टिकुलर कलर होता है, ठीक है। 1932 में वो सक्सेसफुल भी हो पाया, और पहली जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, दैट इज प्रोंटोसिल, जिसकी स्ट्रक्चर जो थी वो सेल्वर्सन जैसी थी। फर्क क्या था? बस जहां पर आर्सेनिक था वहां पर नाइट्रोजन आ गया था, आर्सेनिक था नाइट्रोजन आ गया था। फिर उसके बाद तो फिर बहुत सारे बनाए गए, जैसे एक नया ड्रग का नाम दिया गया, दैट इज सल्फानिलामाइड, जो कि रियल एक्टिव कंपाउंड्स था। यहीं से स्टार्ट हुई सल्फा ड्रग्स, जो आज क्लास में शायद पहले या दूसरे पेज पे बनाई गई हैं। स्ट्रक्चर दिखाता हूं, थोड़ा आपको अच्छे तरीके से समझ आ पाएगा। ये देखिए बेटा, ये देखिए, ये रही सबसे पहले वो जो जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने बनाया था, सेल्वर्सन। क्या आपको इसमें साइफिलिस के लिए आर्सेनिक लिंकेज नजर आ रही है? हाँ सर, आर्सेनिक लिंकेज नजर आ रही है। इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये माइल्ड टॉक्सिक था हमारी बॉडी के लिए, इसकी जगह पर रिप्लेस कर दी, ये देखो एजोडाई। क्या रिप्लेस कर दी? एजोडाई, ठीक है। और क्या बना लिया? हमारा प्रोंटोसिल। फिर उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा और रिफाइनमेंट होती गई। ये रहा सल्फानिलामाइड, जो आज की डेट में यूज करे जाते हैं। सल्फापायरिडीन, करना क्या है यार? SO2 था, देखो ये वाला पोर्शन सेम ही है, SO2 है। इधर क्या लगा दिया हमने? ये एक H हटा के पिरिडीन लगा दिया, ये रही वो एजोडाई जिसके ऊपर बेस था। स्ट्रक्चर्स का थोड़ा बहुत आइडिया रखिएगा। जब से सल्फानिलामाइड आ गए, बहुत सारी ये एंटीबैक्टीरियल जी साइफिलिस बैक्टीरियल होता है, जी ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, अब मेन काम जो किया, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो आया वो एंटी बैक्टीरियल में, वो आया जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में डिस्कवरी करी किसकी? पेंसिलिन की। यहीं पे लिखा होगा, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन करी पेंसिलिन की। एंटीबायोटिक या तो साइडल होते हैं, साइडल मतलब किलिंग होते हैं, मतलब कि अंदर जाएंगे, जो भी बैक्टीरिया प्रॉब्लम कॉज कर रहा है उसको किल करेंगे, या स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक कहने का मतलब है अंदर जाएंगे, जो भी बैक्टीरिया वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी ग्रोथ को स्टैटिक कर देंगे, रोक देंगे। या तो किल करेंगे या स्टैटिक करेंगे। अगर किल करेंगे तो उन्हें साइडल बोलते हैं, स्टैटिक करेंगे तो इनहिबिट करेंगे तो उनको स्टैटिक बोलते हैं। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये एग्जांपल एज इट इज आ सकते हैं। बैक्टीरिया साइडल पेंसिलिन होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और क्लोरमफेनिकल होते हैं। पेपर में यही एग्जांपल आ सकता है। कौन बैक्टीरियोसाइडल है? 4 एग्जांपल दिए होंगे। कौन बैक्टीरियोस्टैटिक है? एग्जांपल दिए होंगे। और सुनिए, हालांकि पेंसिलिन वगैरह की स्ट्रक्चर अभी बतानी है, बट पहले सुनिए। 2 तरह के एंटीबायोटिक हो सकते हैं। एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। सर ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? एक दवाई है और
कई तरह के बैक्टीरिया के ऊपर काम कर सकती है, कई तरह के, ब्रॉड का मतलब बहुत सारे पर काम कर सकती है, उन्हें बोलेंगे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एंटीबायोटिक जो किल या इनहिबिट करेगी वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एग्जांपल आपके सामने दे रखे हैं, एमॉक्सिसिलिन, ये पेनिसिलिन के ही डेरिवेटिव्स हैं और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। क्लोरमफेनिकोल एब्जॉर्ब हो जाती थी गैस्ट्रो इंस्टेंटाइन में, किसके काम आती है, टाइफाइड के काम आती है, क्योर करने के, डाइसेंट्री के, डाइसेंट्री मतलब जब बॉडी में लूज मोशन वगैरह होने लगते हैं, एक्यूट फीवर के, यूरिनरी इंफेक्शंस के, निमोनिया के, ठीक है। और एग्जांपल दे रखे हैं ये ऑफ्लैक्सिन वगैरह, ये एंटीबायोटिक है, कहां कहां काम आती है वो लिखी हुई है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेंगी, बाकी और जगह पर काम नहीं करेंगी। ये इफेक्टिव होती है मेनली अगेंस्ट या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, नाम ही याद करना, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव और कुछ नहीं। पेनिसिलिन जो है एलर्जी वगैरह के लिए पहले टेस्ट करी जाती है, एग्जांपल है नैरो स्पेक्ट्रम का पेनिसिलिन, बट पहले वो टेस्ट करी जाती है ताकि पर्सन को कोई प्रॉब्लम ना हो, एलर्जी ना हो। लिमिटेड स्पेक्ट्रम, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करेंगी। एग्जांपल दे रखा है, पेनिसिलिन दे रखा है, क्लोरोफेनिकोल दे रखा है, जहां जहां पे थे बस स्ट्रक्चर मैंने लास्ट में बना रखी है। पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, मेरे ख्याल से क्लोरमफेनिकोल में भी आया था, कितने कायरल कार्बन है वो पूछा गया था। पेनिसिलिन में भी क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कि कितने कायरल कार्बन है वो पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्ट्रक्चर नहीं पता होगी नहीं करके आ पाएंगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस सिर्फ 5% या उससे कम है। वैसे पेपर चैप्टर बहुत आसान है, बाकी चैप्टर मैंने बोला स्ट्रक्चर को छोड़ के आप 95% इस चैप्टर का आप 1 घंटे के अंदर फिनिश कर सकते हो, अगर अपने मन को मार लोगे तो। नहीं तो कहीं जाने तो फिर कल एग्जाम होगा जेईई मेन का, आज रात को बैठ के पढ़ रहे होंगे इसे। जी 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 जी। आगे देखिए, एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट, बेटा काम दोनों का ही एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना या उनकी ग्रोथ को रोकना होता है, बट दोनों में फर्क है। क्या फर्क है बात करते हैं पहले तो। एंटीसेप्टिक्स नहीं, इससे अच्छा नहीं होगा, पिंक। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट ये केमिकल होते हैं जो कि किल या प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सर फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या, ये देखिए ये लिखा हुआ है फर्क। एंटीसेप्टिक्स वो होते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं लिविंग टिश्यूज पे, जैसे किसी को कोई कट लग गया, कोई जख्म हो गया, वहां पर सीधा अप्लाई किए जा सकते हैं एंटीसेप्टिक्स। अल्सर्स में स्किन सरफेस पे सीधा लगाए जा सकते हैं। सर एग्जांपल क्या है? घर पे होगा अभी मेरे ख्याल से फ्यूरासिन होगा या सोफ्रामाइसिन, पक्का होंगे घर पे ना ये। These are not ingested, इनको बॉडी के अंदर इनटेक नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ठीक है। और एग्जांपल दे रखे हैं, पिछले पेज पे भी दे रखे थे, ये भी वही एग्जांपल ही दे रखे हैं। फ्यूरासिन और सोफ्रामाइसिन सर पिछले पेज पे लिखा हुआ था। डेटॉल जो कि मिक्सचर होता है क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल का, एग्जांपल एज इट इज पूछा जा सकता है। बिथियोनॉल ये सोप्स में डाला जाता है ताकि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हो, हालांकि स्मेल वगैरह के लिए भी डाला जाता है बिथियोनॉल। आयोडीन जो कि एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है, इसका 2-3% जो होता है, 2-3% सॉल्यूशन अल्कोहल और वाटर में, उसको हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं। आजकल कम यूज होता है, बट अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं तो आपने कभी ना कभी देखा होगा कि नीले से रंग का, वायलेट से कलर का मिक्सचर होता है जो जख्म वगैरह पे लगाया जाता है, वो टिंक्चर ऑफ आयोडीन ही होता है। आजकल शहरों में थोड़ा कम यूज होता है, गांव में भी कम यूज होता है क्योंकि अब तो बहुत सारे इसके रिप्लेसमेंट्स आ चुके हैं। आइडोफॉर्म ये भी एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। बोरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में वीक एंटीसेप्टिक होता है, आइज के लिए पढ़ाया भी था पी ब्लॉक में। क्लोरोजाइलिनॉल की स्ट्रक्चर दे रखी है, ये बिथियोनॉल की स्ट्रक्चर दे रखी है, ये एंटीसेप्टिक है। सर डिसइंफेक्टेंट क्या थे? ये भी किल करते हैं या ग्रोथ को रोकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। कट से तो अंदर जाएगा, ऊपर ऊपर ही अप्लाई करते हैं यार, ठीक है।
डिसइंफेक्टेंट अप्लाई किए जाते हैं, जैसे फ्लोर्स पे, ड्रेनेज सिस्टम पे। ये सीधा लिविंग टिश्यू पर अप्लाई नहीं किए जाते हैं ना। पता चले किसी को जख्म हो जाए और कहे जी मैं जो अपने बॉडी के ऊपर हार्पिक लगा लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सेम सब्सटेंस एंटीसेप्टिक की तरह भी काम कर सकता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम कर सकता है, सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेशन चेंज करनी है। एग्जांपल है 0.2% सॉल्यूशन है फिनॉल का, वो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। बट अगर 1% सॉल्यूशन होगा तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। और भी लिखा हुआ है क्लोरीन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 से 0.4 में होगी, या सल्फर डाइऑक्साइड बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में, ये भी डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। कहां काम आती हैं? ऑब्वियसली ये बर्थ को कंट्रोल करने के काम आती हैं। नाम आपके सामने दे रखे, नॉर्थिंड्रोन, ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, और एंटी फर्टिलिटी एक्शन होता है। एस्ट्रोजन लेडीज के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव में काम होता है। ये दे रखे, इनकी स्ट्रक्चर बहुत कम पूछी गई है, बाकियों की स्ट्रक्चर ज्यादा पूछी गई है, तो इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप देखें पूरी की पूरी स्ट्रक्चर में जो मैं एक बार पूरी की पूरी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे यहां तक, ओए क्या हो रहा है ये, यहां तक हिस्सा सेम है। 2 साइक्लोहेक्साइल की रिंग्स है, एक उसके साथ साइक्लोपेंटाइल है, 2 है साइक्लोहेक्साइल की रिंग्स है, एक साइक्लोपेंटाइल है। पेंटाइल वाले में एक पे OH और C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा हुआ है, साथ वाले कार्बन पे CH3 है। यहां पर भी वही है, OH C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा हुआ है, साथ वाले कार्बन पर मिथाइल है, ठीक है। ये लास्ट रिंग यहां पर ऐसी है और यहां पर ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, दैट्स इट, ठीक है। इतना सही अगर कर लेंगे तो स्ट्रक्चर अपने आप याद हो गई है आपको। केमिकल्स जो कि फूड के अंदर डाले जाते हैं, ठीक है। केमिकल्स जो फूड के अंदर डाले जाते हैं, सबसे पहला है प्रिजर्वेशन, एनहांसिंग देयर अपील, एडिंग न्यूट्रिशन वैल्यू। सबसे पहले प्रिजर्वेशन का मतलब आपको पता है, आप उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं फूड की ना। अगर कोई फूड 1 महीने बाद खराब हो जाएगा या 2 दिन बाद खराब हो जाएगा, तो आप उसको प्रिजर्व करके जो है 6 महीने तक या साल तक चला रहे हैं। एनहांसिंग देयर अपील मतलब कैसे दिखते हैं वो फूड, उनकी अच्छा दिखें, इस कारण भी केमिकल्स बॉडी में उसमें फूड के अंदर डाले जाते हैं। या एडिंग न्यूट्रिशन वैल्यू, वैसे ये बहुत कम जगह पे होता है कि फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, तो बहुत कम जगह पे होता है, बट मेनली यही 2 रीजन होते हैं जो केमिकल्स फूड के अंदर डाले जाते हैं। कौन कौन से डाले जाते हैं? कलर डाले जाते हैं, फ्लेवर डाला जाता है, स्वीटनर वगैरह, फैट इमल्सिफायर डाले जाते हैं। पता है ना, इमल्शंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो इमल्सिफायर्स वगैरह या स्टेबलाइजिंग एजेंट वगैरह डाले जाते हैं ताकि वो स्टेबल रहे। एंटी स्टॉलिंग एजेंट्स, खराब ना हो फूड। एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स डाले जाते हैं, जैसे मिनरल हो गया, विटामिन हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, बट इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, लिखा ही हुआ है। एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन, दे डू नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, हमारी बॉडी को कुछ इससे न्यूट्रिशन नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ दे आर एडेड टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ स्टोर्ड फूड। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, नाम क्या लिखा हुआ है? नाम, अच्छा, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट डेफिनेशन तो बताने की जरूरत है ही नहीं, जो स्वीट की तरह, आई मीन शुगर के रिप्लेसमेंट होंगी ये बेसिकली। नाम क्या लिखा हुआ है? एस्पार्टेम। ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और वाइडली यूज्ड स्वीटनर है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है एज कंपेयर टू केन शुगर। होता क्या, ये मिथाइल एस्टर होता है डाइपेप्टाइड का, जो कि दोनों से बनती है, स्पार्टिक एसिड और फिनाइलएलेनाइन से। बेटा इसकी स्ट्रक्चर मैं पढ़ा चुका हूं, इसकी स्ट्रक्चर मैं बना चुका हूं, आपको पता ही है इन दोनों से मिलके जो एस्पार्टेम बनेगा उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। बट इसकी प्रॉब्लम है कि एस्पार्टेम की, वो क्या प्रॉब्लम है वो देखिए। इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, देयरफॉर ये कहां पर यूज किया जा सकता है? सिर्फ कोल्ड फूड्स में या सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज किया जा सकता है। एस्पार्टेम को कभी भी कुक्ड फूड में यूज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कुक्ड फूड करने के कारण टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे
अनस्टेबल होता है, टूट जाता है। एक और एग्जांपल दे रखा है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का, एलिटेम। ये भी इसका बहुत अच्छा स्वीटनर है। ये ज्यादा स्टेबल होता है किससे, एस्पार्टेम से, बट इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। सुक्रालोस, ये ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव है सुक्रोस का। सुक्रोस बना चुका हूं, उसका ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव है। अपीयरेंस और टेस्ट, दिखने में और टेस्ट में बिल्कुल शुगर जैसा होता है। ये स्टेबल भी होता है कुकिंग टेम्परेचर पे, और ये कोई कैलोरीज भी प्रोवाइड नहीं करता है। एक इनका चार्ट भी बना हुआ है, ये रहा चार्ट। एस्पार्टेम स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं, स्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानाइन वाली। बस ये आपको याद करना है, इसकी स्वीटनेस 100 होगी एज कंपेयर टू शुगर, एज कंपेयर टू शुगर। सैक्रिन 550 टाइम्स ज्यादा शुगर होगी, स्वीटनेस होगी एज कंपेयर टू शुगर। सुक्रालोस 600 टाइम्स, एलिटेम 2000 टाइम्स। ये आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए, शुगर के कंपैरिजन में कौन कितना ज्यादा स्वीट है। आगे देखिए, फूड प्रिजर्वेटिव्स, इनका काम क्या होता है, स्पॉइलेज ऑफ फूड, जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ के कारण होती है। भाई बैक्टीरिया वगैरह डेवलप हो गए फूड के कारण, जो फूड हम कहते हैं कि खराब हो गया, उसको रोकने का काम करता है। मोस्ट कॉमन यूज्ड प्रिजर्वेटिव्स कौन से हैं, टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, ये सबसे कॉमन है। सोडियम बेंजोएट, पता है ना कि जब अचार वगैरह बनाते हैं उसमें सॉल्ट वगैरह डाला जाता है। मरब्बा वगैरह बनाते हैं वो शुगर के सिरप के अंदर रखा जाता है, ठीक है, वही वो फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप गाजर को रखोगे, ठीक है, कुक वगैरह करके, 1-2 दिन में खराब हो जाएगी, बट हमने उसे वही शुगर के सिरप के अंदर डिप कर रखा है, जिसे मरब्बा बोलते हैं, और वो काफी 6 महीने साल चल जाता है। सिमिलरली अगर आप अचार आम है उसको काट के रखोगे, 1 दिन में खराब हो जाएगा, बट अगर आपने उसी का अचार वगैरह बना लिया है सॉल्ट वगैरह में डालने पर, वेजिटेबल ऑयल के अंदर डिप करने के बाद, तो ऑब्वियसली उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में यूज किया जाता है और हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज हो जाता है। सॉर्बिक एसिड के सॉल्ट और प्रोपेनोइक एसिड के भी वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। क्लींजिंग एजेंट, क्लींजिंग एजेंट का मतलब तो आपको पता ही है, ये साफ सफाई करने के काम आते हैं, कपड़ों वगैरह के लिए। सोप्स होंगे, डिटर्जेंट होंगे। हम यहां पर सिर्फ सोप का एक रफ आइडिया दे रहे हैं आपको, मेनली हमें बात कर रही है डिटर्जेंट के बारे में। सोप आप सरफेस केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखे होंगे बच्चे। सेपोनिफिकेशन है, कुछ नहीं कर रखा यार, ये एस्टर है, एस्टर का रिएक्शन करा रखा है एक्वस NaOH के साथ। आप सब ने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ रखा होगा, जब भी एस्टर का रिएक्शन कराते हैं आप एक्वस NaOH के साथ, ठीक है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, साथ में क्या बनेगा, दैट इज ये ग्लिसरॉल बनेगा। यही जो सोडियम स्टीरेट बना है, यही जो बना है, यही क्या कहलाएगा बेटा, यही क्या कहलाएगा, हमारा सोप। टाइप्स ऑफ सोप बताने वाली कोई बात है ही नहीं। टॉयलेट सोप्स जो टॉयलेट्स में यूज किए जाते हैं, इसके अंदर फैट्स और ऑयल जो है ज्यादा होते हैं। एल्कली को रिमूव कर दिया जाता है, परफ्यूम वगैरह डाला जाते हैं ताकि ज्यादा अच्छे लगे। वो सोप जो वाटर में फ्लोट करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उसके अंदर एयर के छोटे छोटे बबल्स डाल दिए जाते हैं। ट्रांसपेरेंट सोप्स, मेरे ख्याल से कौन सा, पेयर्स होता है ना मेरे ख्याल से, ट्रांसपेरेंट। ये कैसे बनाते हैं, जब सोप को इथेनॉल में डाला जाता है और जो सॉल्वेंट होता है उसको इवेपोरेट कर दिया जाता है। मेडिकेटेड सोप, जिनकी कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यू होती है, होता है ना, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो डॉक्टर पर्टिकुलरली सोप रेकमेंड करते हैं। शेविंग सोप्स बताइए, शेव वगैरह करने के काम आते हैं। इनके अंदर ग्लिसरॉल को डाला जाता है टू प्रिवेंट द रैपिड ड्राइंग, इसी कारण तो जो शेविंग फॉर्म वगैरह आती है वो ड्राई नहीं होती। गम कॉल्ड रोसिन भी डाली जाती है जो फ्रोथ वगैरह बनाने के काम आती है। लॉन्ड्री सोप्स, कपड़े वगैरह धोने के लिए। अब बात करते हैं डिटर्जेंट्स के बारे में। 3 तरह के डिटर्जेंट्स हैं, एक है एनाइनिक, कैटाइनिक, न्यूट्रल। नाम से ही पता चल रहा है
जो डिटर्जेंट की तरह काम करेगा। अगर वो हिस्सा एनाइनिक है तो वो एनाइनिक डिटर्जेंट है। अगर जो डिटर्जेंट की तरह काम करेगा अगर वो हिस्सा कैटाइनिक है तो कैटाइनिक डिटर्जेंट है। अगर जो हिस्सा डिटर्जेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, कपड़ों को साफ कर रहा है, उसमें कोई भी आयन नहीं है तो वो नॉन आयनिक है। सबसे पहले एनाइनिक डिटर्जेंट ये होंगे क्या? ये सोडियम सॉल्ट्स होंगे किसके? सल्फोनेट्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्कोहल या हाइड्रोकार्बन। देखिए देखिए देखिए, आराम सुनिए। यह है लॉरल अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, लॉरल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। सिंपल ऑर्गेनिक की रिएक्शन बता रहा हूं, आपने अल्कोहल में पढ़ी भी होगी। एक्वस NaOH डालेंगे, जो सोडियम लॉरेल सल्फेट बन जाएगा। और इसमें जो हिस्सा, मैं एक बार पेन चेंज कर लूं, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये देखो, ये इतना सा हिस्सा, ये इतना सा हिस्सा, ये इतना सा हिस्सा, जो कि डिटर्जेंट की तरह काम करेगा। आप उसके ऊपर देख रहे हैं चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। इसी कारण ये एनाइनिक डिटर्जेंट है। ठीक है, एक और एग्जांपल नीचे दे रखा है। इसी तरह से बेटा कैटाइनिक डिटर्जेंट है। ये क्या होंगे? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होंगे अमीन्स के, चाहे एसीटेट हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो। ये तो हमें याद नहीं करना, हमें तो ये याद करना है। ये देखो, ये देखिए, एन के साथ मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और एक तरफ पूरा क्या लिखा हुआ है? सिटाइल लगा हुआ है। सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये ब्रोमाइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, ये एसीटेट भी हो सकता है, वो हमें मैटर नहीं करता। बट ये हिस्सा जो डिटर्जेंट की तरह काम कर रहा है वो कैटाइनिक है। नेक्स्ट है नॉन आयनिक। एसिड है, अल्कोहल है, एस्टर बन गया। लो बेटा, इसमें कोई भी किसी प्रकार का आयन है ही नहीं। लिमिटेशंस दे रखी है, 10th से बढ़ते आ रहे हो डिटर्जेंट की लिमिटेशंस। आपको पता ही है क्या प्रॉब्लम है इसकी? ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं, बैक्टीरिया इनको डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, तो ये सॉर्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सालों साल पड़े रहते हैं या रिवर्स में या पॉन्ड्स में। शुरू करते हैं बेटा होमवर्क डिस्कशन। टाइम लगाएंगे नहीं, चैप्टर आसान था, क्वेश्चन भी बहुत आसान है। बताइए भाई, पहला का आंसर बताइए। पॉलीमर जो बनेगा जब नोवोलैक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ करते थे, कल की क्लास अगर आप पढ़ के भी आए होंगे तो आंसर क्या था? बैकेलाइट। पता ना, क्रॉस लिंकिंग हो जाती थी। विच अमंग द फॉलोइंग पॉलीएस्टर नहीं है? पॉलीएस्टर नहीं है। डैक्रॉन होता है, ग्लिप्टन होता है, THBV पॉलीहाइड्रोक्सोब्यूटाइल वेलिरेट, हाँ ये भी होता है, 3-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड, 3-हाइड्रोक्सीपेंटानोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलते हैं, एस्टर होता है। आंसर क्या है? नोवोलैक। आंसर मुझे पता था बट जानबूझ के मैंने बाकी तीनों के बारे में भी बात करी है। मोनोमर्स क्या थे नोवोलैक के? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, सर वो तो कहीं पे दे ही नहीं रखे। बिल्कुल सही कह रहे हो जी, कहीं पे नहीं दे रखे। क्या आपको पता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड आपस में मिलके, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, यही बनाते थे? ऑर्था हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, यही था ना? ऑर्था हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, है ना? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। पहले मैं भी पढ़ लूं। अच्छा, सबसे पहले क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, एक्राइलोनाइट्राइल, आइसोप्रीन। क्या सबको पता है सिंथेटिक रबर्स में हमने क्लोरोप्रीन पढ़ा था? क्लोरोप्रीन से जो मोनोमर था, क्लोरोप्रीन से ही पॉलीमर बना था जिसका नाम क्या था? नियोप्रीन। क्लोरोप्रीन कौन सा है? दिख जाएगा? नहीं, पेन ब्लैक करना पड़ेगा। क्लोरोप्रीन ये था, 2-chloro-1,3-butadiene। इससे जो पॉलीमर बना था वो था नियोप्रीन, वो नीचे बना हुआ है। एक्राइलोनाइट्राइल ये रहा, और आइसोप्रीन जो कि नेचुरल रबर था, 2-methyl-1,3-butadiene। अब देख ले भैया, ए के साथ 2 है, बी के साथ 3 है, ए के साथ 2 है, बी के साथ 3 है, यहीं से आंसर आ जाएगा A2B3। लो, बाकी सही है। सी के साथ 4, डी के साथ 1। हाँ सर, वो तो आंसर आई गया। ऑर्लोन फाइबर्स किसके होते थे? कॉपी में ही आपके नोट्स में ही था, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल के फाइबर्स को बोलते थे।
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर यूज होता था वुड लैमिनेट्स में। हाँ, ये थोड़ा आपके लिए नया है, ये थोड़ा आपके लिए नया है। यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड। कर सकते हो भाई, कर सकते हो। इतने साले पॉलीमर सिखाए हैं, क्या खुद कुछ कर सकते हो इसमें? यहां से H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा, वो यहां पे अटैक करेगा, और ये H पॉजिटिव आयन निकलने के बाद वो यहां पे अटैक करेगा, ये NH नेगेटिव बन जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। देखें जरा, NH, C डबल बॉन्ड O, NH, ये NH नेगेटिव यहां पे जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, NH नेगेटिव यहां पे जाएगा, इस कार्बन के साथ OH, H एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना। H पॉजिटिव निकला था, वो O नेगेटिव के साथ चला गया, ये NH नेगेटिव था, ये यहां पे आ गया। नहीं ना, कहानी आगे चलेगी ना, कैसे चलेगी? हाँ, गलती कर दी ना, बनना तो ये था। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से दोबारा बता देता हूं। बनना तो ये था, ठीक। अब होगा क्या, यहां से OH और जो अगले वाला जो होगा, अगले वाला उससे H, HOH, HOH, ये H2O निकलते जाएंगे। अब बन गया सही, अब ठीक है बेटा। NH, C डबल बॉन्ड O, NH, फिर उसके बाद C के साथ 2 H थे, और ये ऐसे चलता रहेगा। अब ठीक है बेटा, ये बन गया यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड का रेसिन। हाँ, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ कार्बोनिल ग्रुप पे, यहां से H पॉजिटिव और NH नेगेटिव, H पॉजिटिव यहां पे जाएगा, NH नेगेटिव यहां पे जाएगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। आई थिंक ये टाइपिंग एरर के कारण, क्या बोलेंगे आपका, जो होमवर्क शीट थी उसमें शायद गलत टाइप हुआ था। स्ट्रक्चर बतानी थी नियोप्रीन की, अभी अभी हमने किया ही है। क्लोरोप्रीन से जो पॉलीमर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, नियोप्रीन। ऑप्शन नंबर सी, ये टाइप गलत हुआ था बेटा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ब्यूना एन एक नेचुरल पॉलीमर है, नहीं कल सिंथेटिक पॉलीमर में कराया, सिंथेटिक रबड़ में कराया, तो है ही नहीं, पक्का ही नहीं है। ब्यूना एस एक सिंथेटिक है और लीनियर थर्मोसेटिंग है, नहीं थर्मोसेटिंग थोड़ा यार, ये तो इलास्टोमर होता है ना, रबड़ है ना, इलास्टोमर्स होंगे ना। नियोप्रीन एक एडिशन को पॉलीमर होता है, को पॉलीमर नहीं, को थोड़ा होता है, होमो होता है। नियोप्रीन के अंदर तो एक ही तरह का वो होता है ना, मोनोमर होता है, दैट इज क्लोरोप्रीन, तो ये भी गलत है यार। सिंथेसिस ऑफ ब्यूना एस नीड्स नेसेंट ऑक्सीजन, हाँ ये करेक्ट है। पहली तीनों गलत थी, तो चौथी वाली अपने आप करेक्ट होगी। ब्यूना एस के अंदर एस क्या होता है? स्टाइरीन होता है, कल लिखवाया भी था। ब्यूना एन के अंदर एन क्या होता है सर? वो एक्राइलोनाइट्राइल वाला एन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करें, ये मोनोमर है, वो पॉलीमर है, ठीक है। कैप्रोलैक्टम होता था नायलॉन 6 का, नायलॉन 6 का, तो ए का 3 आ गया। 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन, ये नेचुरल रबड़ लिखा हुआ है, नेचुरल रबड़ ये रहा, जिसे आप आइसोप्रीन भी अच्छा सॉरी 2 क्लोरो है, मैंने 2 मिथाइल पढ़ लिया था, सॉरी बेटा, हाँ मैंने इसे 2 मिथाइल पढ़ लिया था, तो ये तो नियोप्रीन का है, सॉरी बेटा। आइसोप्रीन होता है जिसे 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन बोलते हैं, वो होता है नेचुरल रबड़ का। और एक्राइलोनाइट्राइल वो ब्यूना एन में, जस्ट पिछले पेज पे बताया, ये एन क्या है यहां पर, यही है एक्राइलोनाइट्राइल है। तो सारी ऑप्शंस देख लेते हैं। ए का होना चाहिए 3, ए का 3, ए का 3, एक से ही आंसर आ गया। ए का 3 सिर्फ एक ही जगह पे था, ए का 3 सिर्फ एक ही जगह पर था और कहीं था ही नहीं, बट चलो फिर भी बाकी चीजें चेक कर ली। बी का 4 हो गया, सी का 1 हो गया, डी का 2 हो गया, ठीक है बेटा। करेक्ट मैच बताना है फिर दोबारा। ये 4 है नेचुरल रबड़ है, वो लिस्ट 2 है, ठीक है बेटा। शुरू करते हैं। नेचुरल रबड़ ये जस्ट पिछले पेज पे ही हमने किया, दैट इज आइसोप्रीन, नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन, ब्यूना एन अभी जस्ट पिछले पेज पे किया, 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल, ब्यूना एस 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। तो ए का 4, ए का 4, ए का 4 यहां पे है, बी का 3 है, बी का 3 भी है यहां पे, सी का क्या था, कहां जा रहा है एरो? 2 की तरफ।
सी का 2 ये रहा बेटा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और डी का 1, हाँ फिर डी का 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विच पॉलीमर हैज कायरल मोनोमर? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये है PHBV, बट फिर भी मैं प्रूव कर देता हूं। याद है 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और सॉरी 2 बोल दिया गलती से, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड था PHBV के मोनोमर्स। यस सर, तो मैं बना देता हूं यार, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। सिमिलरली बेटा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, कर लो बेटा पॉलीमराइजेशन इसका, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, यहां से H एंड सो ऑन चलता रहेगा। इधर देखो, इधर O CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ऐसे ये चेक करके देख लो क्या इसमें आपको ये बन गया PHBV। क्या आप चेक करके देख लो इसमें कायरल कार्बन आपको नजर आ रहा है? मुझे तो नजर आ रहा है, ये कायरल है ना, ये भी कायरल है ना। नायलॉन 6 की स्ट्रक्चर क्या थी? कॉपी में एज इट इज बनी हुई है, डिबेट नहीं करेंगे इसके ऊपर किसी भी तरह की। COCH25NH कैप्रोलैक्टम से बना था। अगला भी वही है, हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द पॉलीमर? इस पॉलीमर का हिस्सा होगा ही होगा, आई थिंक फॉर्मल्डिहाइड होगा। ये अभी अभी हमने बनाया नहीं क्या, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड, क्या उससे यही तो नहीं बना? चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से वही बना। ये देखो, हाँ ये NHCO डबल बॉन्ड NHCH2, तो यूरिया से बना है और फॉर्मल्डिहाइड से बना है, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड। देख लेना यही स्ट्रक्चर बनी हुई है वहां पे, NHCO NHCH2, NHCO NH और CH2, यही है ना, फॉर्मल्डिहाइड से बना। अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा थर्मोसेटिंग है? कल की कॉपी अगर आपने रिवाइज भी करी होगी तो बैकेलाइट। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, हालांकि ये यहां का क्वेश्चन नहीं है, गलती से PPT में फंस गया था, पता नहीं कैसे आ गया, तो बट आ गया तो मैंने कहा चलो करा देते हैं यार, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज की सेम आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्सेप्ट पोजीशन C4। सर C2 पे किसकी अलग होती थी? मैनोज की। करेक्ट नेम जो है फॉलोइंग पॉलीमर का, करेक्ट नेम भैया, पहले इसका मोनोमर तो बनाऊं फिर तो बात करूंगा। मैं इसको नीचे उतार रहा हूं भाई, ठीक है, ध्यान से देखना, ये यही लिखा हुआ है, हाँ यही लिखा हुआ है। बॉन्ड्स जो बना रखी हैं, इस कार्बन ने बना रखी है, इस कार्बन ने, इसने पिछले वाले के साथ, इस वाले कार्बन ने अगले वाले के साथ, यानी कि अगर ये दोनों बॉन्ड्स टूटती, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता, एक इसको मिलता, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाती, बोलो यस और नो। क्या यही होगा इसका मोनोमर? चेक कर लो। अरे बेटा ये बॉन्ड टूटती, ये बॉन्ड टूटती, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है, एक इसको मिलता, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेते ये। अब इसका सबके IUPAC नेम नहीं दे रखे हैं, कॉमन नेम दे रखे हैं, इसका कॉमन नेम बता दो। इसका नेम होता है आइसोब्यूटाइलिन, 2 मिथाइल प्रोपीन है ना, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? पॉली आइसोब्यूटाइलिन। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब चेक कर ले कोई ऐसा है, पॉली आइसोब्यूटाइलिन। आगे बढ़े। होमोपॉलीमर फ्रॉम 4 हाइड्रोक्सी, होमो का मतलब है एक ही मोनोमर होगा, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। बना के देख लो यार, इसमें भी स्ट्रक्चर में गलती थी, जो आपको PPT वगैरह में या PDF जो भी मिलती है उसमें गलती थी, तो मैं फिर भी बना के दिखा रहा हूं, कोई टेंशन, जल्दी है ही नहीं हमें ना, टाइम ही टाइम है अपने पास। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, पहले तो 4 हाइड्रोक्सी है, अच्छा ठीक है,
CH2OH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड। चेक कर लो, ये 4 हाइड्रोक्सी है। हाँ सर, ये 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है। होमो है, इसका मतलब दूसरा भी जो मोनोमर होगा वो यही होगा। को लिखा होता तो कोई दूसरा होता, बट कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो प्लीज हैव अ लुक। यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, अगले वाले से H, यहां से H, पिछले वाले से OH एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब इन्होंने पूछा कि इसका पॉलीमर दिखेगा कैसा, कहां से बना रखा है इन्होंने। वहां से बना रखा है, यहां से बना रखा है ना, ये देखना जरा। नहीं यार, कुछ और भी तो हो सकते हैं। नहीं, बट बीच में 2 कार्बन नजर आ रहे हैं ना, 2 कार्बन वाली बात तो बनेगी नहीं। तो ये आंसर हो सकता है, चेक करके देखो। बीच में 3 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, उसके एक तरफ CO और एक तरफ O। हाँ, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, सही कह रहे हैं। देखो बना रहा हूं इसको, देखो ये रहा O, CH2 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 C डबल बॉन्ड O। क्या यही है हिस्सा जो बार बार रिपीट होता जाएगा? और यही लिखा हुआ है यहां पे, बस फर्क इतना है, C डबल बॉन्ड O इधर लिखा हुआ है, ये लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ है, मैंने राइट की तरफ लिखा। ऑप्शन ए होगा आंसर। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, PHBV यार, PHBV के मोनोमर पढ़े पूछे हुए हैं, कल भी पढ़ा था, आज भी मेरे ख्याल से 2 बार पढ़ चुके हैं। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक, ये खत्म। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लो डेंसिटी पॉलिथीन इज फॉल्स? अच्छा, ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हाँ नोट्स में देखेंगे, ये बात सही है बिल्कुल, तो ये हमारा आंसर नहीं है। क्या इनको डाइऑक्सीजन या परऑक्साइड इनिशिएटर चाहिए होता है? हाँ, ये भी आंसर सही है यार। ये बकेट्स वगैरह बनाने के काम आता है, डस्टबिन वगैरह बनाने के काम आता है? नहीं, वो तो हाई डेंसिटी पॉलिथीन आता था। कौन सा हो सकता है गलत इसमें से? हाँ, तो यही गलत हो गया ना फिर, है ना? गलत ही तो पूछा, गलत ही तो पूछा, तो गलत तो फिर थर्ड ही है। ठीक है, हाई प्रेशर यूज होता था वहां पे, देखो जरा अपनी कॉपी में। मोनोमर यूनिट्स क्या होंगे डैक्रोन के? क्या होते थे यार डैक्रोन के? एक तो होता था पक्का ग्लाइकॉल, और एक होता था टेरिथैलिक एसिड। एक बच्चा कह रहा है इसमें इतना सोचना क्या? मैं बताता हूं मैं सोच में क्यों पड़ गया था। लिखा फॉल्स हुआ है, मैं करेक्ट ढूंढ रहा था अपने दिमाग में, तो मेरे को लगा ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो आंसर क्या? फिर पढ़ा दोबारा, इसी कारण सोच में पड़ गया था। हो जाता है ना कभी कभी, आपके साथ भी होता है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाना है, किससे बनेगा? नायलॉन 2, नायलॉन 6, बना के दिखाऊं? नायलॉन 2 ग्लाइसिन से, नायलॉन 6, 1 2 3 4, 2 3 4। आगे बना लोगे? यहां से OH, यहां से H, यहां से H, यहां से OH, स्ट्रक्चर बना लोगे? किसका रिपीटिंग यूनिट है ये? कॉपी अगर रिवाइज करके आए होंगे, नोवोलैक। बैकेलाइट क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है फॉर्मल्डिहाइड का, और किसका? नोवोलैक। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, खत्म होते जाएंगे क्वेश्चन जी। कंडीशन सप्लाई, कॉपी रिवाइज किया गया नहीं, सब कुछ एलियन भी लग सकता है, ऐसा भी लग सकता है सर आप बड़ी जल्दी जल्दी बता रहे हो क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया, इस कारण सब कुछ जल्दी जल्दी लग रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स नॉट ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन? अच्छा, नॉट ऑब्टेन्ड, नॉट ऑब्टेन्ड, इसमें कंडेंसेशन होती है पक्का।
ब्यूना एन नहीं होगा, ब्यूटाडाइइन और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। एडिशन पॉलीमर होते हैं, कुछ रिमूव तो होता नहीं। एक बार करके दिखा दूं? हाँ करके दिखा दूं सर, थोड़ा याद आ जाएगा इसी बहाने। हाँ बेटा कोई बात नहीं। ब्यूटाडाइइन और ये रहा अक्राइलोनाइट्राइल। पेन चेंज कर लेते हैं। ये देखिए जी, बॉन्ड यहां से टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके पास। बॉन्ड यहां से टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके पास। बॉन्ड यहां से टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके पास। अब ये वाला इधर चला जाएगा पिछले वाले से, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगी, ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगी, ये आगे जुड़ जाएगा, ये एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, देख रहे हैं एडिशन पॉलीमर है। प्रिपरेशन ऑफ बैकेलाइट प्रोसीड वाया रिएक्शन। अच्छा, बैकेलाइट का प्रिपरेशन कैसे होता है, कैसे होता है? पहले बैकेलाइट में तो ये होती थी ना, फिनॉल रखते थे, HCHO रखते थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी, चाहे ऑर्था पे हो पैरा पे हो, दोनों ऑर्था और पैरा पे हो, अलग बात है, अलग बात है। फिर उसके बाद जब इसका होना होता था फिर डिहाइड्रेशन होती थी। तो पहले सब्स्टिट्यूशन फिर डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी। कौन सा कंडेंसेशन है? बताने वाली बात बहुत आसान है यार, मतलब कंडेंसेशन में शायद सबसे पहला एग्जांपल यही किया था। ये भी एडिशन है, एडिशन है, एडिशन है। करेक्ट मैच बताइए। अच्छा क्वेश्चन है यार ये भी। हाई डेंसिटी पॉलिथीन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज होता था? नोवोलैक के लिए तो पक्का एसिड या बेस यूज होता था, तो सी का 4 आना चाहिए, सी का 4। आंसर तो यहीं से आ गया, आंसर तो यहीं से आ गया, बट फिर भी मैं बता देता हूं। हाई डेंसिटी पॉलिथीन के लिए यूज होता था ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल के लिए ये यूज होता था, नायलॉन 6 के लिए तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, यही है। हाँ यही है जी, ऑप्शन ए। दो मोनोमर बताइए नायलॉन 6 के, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड। यही है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड, 6 कार्बन एटम्स इसमें, 6 इसमें। कौन सा हाइड्रोलाइसिस होती थी उसमें? हाइड्रोलाइसिस होती थी नायलॉन 6 में नहीं होती, बैकलाइट में नहीं। हाँ यही होता, नायलॉन 6 ही था जिसकी लास्ट रिएक्शन यही थी। चलिए जी, चलिए 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 चलिए। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, मैं आपको अपना बता देता हूं। अगर आप रिवीजन एंड प्रैक्टिस शीट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस शीट में थोड़ा जो है वो पार्टिसिपेट करिए उतने ही अच्छे तरीके से। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो है, आप अपनी रिवीजन को जोर शोर पे रखिए। किसी भी चैप्टर से, सब्जेक्ट से लगाव करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको टॉपिक वीक लगे, ठीक है, मन मार के भी अगर उस टॉपिक को करना पड़े, डजेंट मैटर कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है, पेपर में आ रहा है तो वो करना है, खत्म हो कोई बात। और मैं तो कहूंगा ऐसे टॉपिक्स को सबसे पहले कर लीजिए। अभी जो 2-4-5 दिन बचे हैं ना, ठीक है, शुरू के जो 2-4-5 दिन है, इन्हीं में खत्म कर लीजिए। इनको अगर आप पाइल अप करके रखेंगे, लास्ट 45 डेज जो बचे हैं, लास्ट के 5 दिन में करने की कोशिश करेंगे, ये सिर्फ लास्ट में जाके आपको टेंशन क्रिएट करेंगे। ना तो ये अच्छे तरीके से हो पाएंगे, ये ना कुछ। ठीक है, मन मार के भी कोई चीज करनी पड़े तो कर लो भैया 30-40 दिन ना। जब ना कोई कहे मैं अपने मन को मार नहीं सका, बट मैं नहीं तो मैं IITian होता है ना, कितने बड़ा बेवकूफ लगेगी ये बात को बोलते हुए भी, आपको पता लगेगा कि ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। ठीक है, तो अगर आपको लगे भैया मुझे ये टॉपिक नहीं पसंद, कर लो भैया, एग्जाम में आ रहा है ना, कर लो उसे चुप करके। टीचर ने करा दिया, उसे चुप करके कर लो। ठीक है, एग्जाम हो जाएगा, नंबर आ जाएंगे, कोई कुछ ना पूछने वाला। हाँ आज इसमें होमवर्क नहीं है, कोई बात नहीं, इनकी प्रैक्टिस शीट्स तो देनी है। ये जो 4 चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक मेरे हिस्से में है, उसकी रिवीजन प्रैक्टिस शीट चल रही है। उसके बाद ये जो 4 चैप्टर्स हैं, इनकी रिवीजन एंड प्रैक्टिस शीट मेरे हिस्से में है, वो मैं ही दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो काम करने का मन ना करे उसको सबसे पहले करो, सबसे पहले उसे करो, सबसे पहले उसे करो ना, है ना।
कुछ मैं बोला ना कि आपको अगर सक्सेसफुल होना, मन वन को निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो अगले 40-45 डेज के लिए। मन नाम का ऑर्गन, जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, शायद पता नहीं, एक वो अपेंडिक्स होता है ना, उसका शरीर में कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। इसी तरह से मन को भी 40-45 दिन के लिए किसी को दान दे दो, है ना। घर पे कोई वेला बंदा बैठा होगा, दोस्त यार होगा, उसको कह लिए मेरा मन को संभाल के रखियो, 45 दिन बाद तेरे से वापस ले लेंगे एग्जाम होने के बाद, ठीक है। लिख के देखिए आनंद, लिख के देखो हर्षित। अरे हाँ हाँ हाँ, चंदन ने अच्छा याद दिलाया। चंदन कह रहा सर एटॉमिक स्ट्रक्चर भूल रहे हो आप। अरे हाँ यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी मेरे हिस्से है भाई। प्रैक्टिस करिए मानस, और प्रैक्टिस करिए, अगर इंटीजर टाइप में अगर आपको लगता है तो कोई गलती होती है तो। नेगेटिव अवॉइड करने की टिप्स बता दो। अच्छा, नेगेटिव होने का सबसे बड़ा कारण पता क्या है? देखो कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपने रिवाइज करते टाइम ना कहीं मतलब कि आधे मन से ही रिवाइज किया होगा। यार चीज इस तरह से रिवाइज होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की, कि पेपर में आए तो पता हो कि कॉपी के किस, है ना, कॉपी में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था, ऊपर लिखा था, नीचे लिखा था, राइट में लिखा था, लेफ्ट में लिखा था, कहां पे, सब कुछ पता होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं आपने रिवीजन, जब मैक्सिमम टाइम, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमेशा ऐसा होता है, बट मैक्सिमम टाइम यही होता है कि कहीं रिवीजन को हमने लाइटली लिया होता है। ठीक है जी। आज नई प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी, मैं शायद मैंने लास्ट प्रैक्टिस शीट में बताया भी है, डी एंड एफ ब्लॉक की है। मैं कोशिश करता हूं आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर, एक बार देखूं जरा, शायद अगर पीडीएफ आ गई होगी। 1 मिनट यार, कहां है, सर ने भेजी, हाँ भाई भेज दी है, बस अभी लग जाएगी, समझ लो 10 या 15 मिनट के अंदर। ठीक है, एक बार मैं वैसे उसकी प्रूफ रीडिंग कर लूं, कुछ गलती ना हो तो 10-15 मिनट के अंदर लगवा दूंगा। आज आपका काम होना चाहिए, डी एंड एफ ब्लॉक अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, कल उसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अटेम्प्ट करके देखिएगा, पहले तो खुद अटेम्प्ट करिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, मुझे बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नहीं सही हो रहे हैं। ठीक है, जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस रिवीजन करते रहिए जी, प्रैक्टिस करते रहिए। यार मैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में तो कमेंट ही नहीं कर सकता ना, मैं तो सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में बता सकता हूँ। फोन वोन से अपना पीछा छुड़वा लो, जितनी जल्दी छुड़वा सकते हो। जो जो ऐप का काम है ही नहीं आपके मोबाइल में, डिलीट कर दो उसे, डिलीट कर दो, जाओ ऐश करो। मुझे नहीं लगता, देखो जैसे मेरे मोबाइल में ना, मैं व्हाट्सएप डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ऑफिस के प्रोफेशनल रिलेशंस के कारण जरूरी है वो। ठीक है, बाकी अगर मैं चाहूं तो मेरे ख्याल से व्हाट्सएप के अलावा अगर मैं चाहूं तो मैं सब कुछ डिलीट कर सकता हूं। व्हाट्सएप एक मजबूरी है थोड़ा सा, या जीमेल नहीं कर सकते क्योंकि वो भी ऑफिस के लिए जरूरी है। रिवाइज करिए जी, जो भी आप बोल रहे हैं कि ये चीज वीक है आपकी, वो चीज वीक है, उसको रिवाइज करिए। मार्च में कोर्स कंप्लीट करके अप्रैल से टेस्ट दूंगा, नहीं, शुरू कर दो बस अब ना टेस्ट वेस्ट, इतना टाइम नहीं है कि 15 दिन पहले से टेस्ट देना शुरू करोगे। बहुत बढ़िया मोहित, मोहित कह रहा है देखो ये चीजें मोटिवेट करने वाली होती हैं। व्हाट्सएप डिलीट कर रखा है, एफबी अकाउंट ही नहीं है, इंस्टा भी नहीं है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स नहीं चाहिए मुझे, मुझे अगले साल प्रयास में से रिजल्ट चाहिए, समझ आई बात। मुझे पता है जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तो वो हमारा फॉलोअर बन ही जाएगा। तो ध्यान जो है वो हमारा पूरा फिक्स है भैया। मजा आ जाए यार, है ना। अब की बार हुआ था ना विश्वास दिवस, उसमें बच्चे जो स्टेज पे खड़े थे, ओए होए होए होए। अगले साल प्रयास हो, प्रयास 2.0 हो, हमारे और बैचेस हैं, लक्ष्य जेई, लक्ष्य जेई 2.0 है, लक्ष्य नीट है, लक्ष्य नीट 2.0 है, यकीन है, यकीन 2.0 है। ओ हो, जैसे वो एमआर सर ने बोला था ना कि अगले साल स्टेडियम हो, हमें स्टेज पे खड़े होने की जगह ना मिले, ठीक है, और बच्चे ही बच्चे खड़े हो, मजा ही आ जाए भाई।
ऐसा लगेगा मोक्ष की प्राप्ति कर ली। बढ़िया हर्षित। तुम प्रयास 2.0 वाले क्या करने आते हो बे इधर? निकलो यहां से, चलो पढ़ो अपना, रिवीजन करो जाके। मेरा फेवरेट बैच कौन सा है जिसमें से सबसे ज्यादा रिजल्ट आएगा? मेरा वही फेवरेट है। तो अगर आप मेरे फेवरेट बनना चाहते हो तो सबसे ज्यादा रिजल्ट इसी बैच में से आना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ईशा, थोड़ा बहुत सोशल सर्कल रखना चाहिए। थैंक यू मानस। ठीक है, तो भाई साहब एफर्ट मारो। ये जो मन वन है इसको पिटोरी में, उसमें ना किसी पिटारे में डाल के फेंक दो किसी नदी नाले में, है ना, किसी को पकड़ाओ। जो काम करना है तो करना है, इसके बारे में कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। कोई का मतलब कोई नहीं। कोई ये नहीं मेरे घर पे शोर हो रहा है, कोई ये नहीं कि घर वाले मुझे तंग कर रहे हैं, भाई छत पे जाके बैठ जा। छत पे नहीं बैठ सकता, किसी गांव खलियान किसी दोस्त के यहाँ चला जा, हाँ कोई मैटर नहीं करता ये सारी चीजें, ठीक है। कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, कोई का मतलब कोई नहीं। अगले 45 डेज फुल कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, ट्रांस होना चाहिए, एक ऐसा नशा होना चाहिए कि बस जैसे वो एक नशेड़ी इंसान होता है ना, उसे कुछ नहीं पता चलता भैया क्या अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, कोई मुझे अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है, अरे भाड़ में जाओ, जिसको जो कहना है कह लो, बाद में देखें। एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद बात करेंगे, अच्छा एग्जाम हो जाए रिजल्ट आ जाए उसके बाद सबसे बात करेंगे। ये सब लोग यहीं पे रहेंगे बोलने वाले, कहीं नहीं जा रहे, ये कहीं नहीं जा रहे, ये यहीं पे रहेंगे। शो देम योर रिजल्ट, और उनका मुंह बंद करने का एक ही तरीका है, आपका अच्छा रैंक, वो कोई भी हो, ठीक है। जी 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 जी, देखते हैं रितेश, मैं भी यही चाहता हूं। हाँ, जेई अल्टीमेट बैच का नाम लेना भूल गया यार मैं, ठीक है। फिर जेई अल्टीमेट वाले मुझे मैसेज करते हैं स्पेशली, कह रहे सर आप जेई अल्टीमेट को कैसे भूल जाते हो हर बार। सॉरी बेटा, सॉरी यार। जेई अल्टीमेट के बच्चे भी इधर घूम रहे होते हैं, पता नहीं कैसे, समझ नहीं आता मुझे। विद्या, कॉपी में कराया हुआ एक एक क्वेश्चन करो और डीपीपी सॉल्व करो। चलिए चलिए चलिए, मिलते हैं जी आपसे, ठीक है। रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेशंस चलते रहेंगे। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।